आखिर में दिसंबर 23 आ ही गया है। आपको आंसर सही पता है कि नहीं डजंट मैटर, आपको आंसर लिखना आता है कि नहीं दैट मैटर्स। और उसके साथ एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, घर में जी तोड़ मेहनत। सो आखिर में दिसंबर 23 आ ही गया है। दिसंबर 23 का टर्म के लिए ये आखिरी लॉ क्लास है फॉर्मल, एंड ये रिवीजन क्लास है। देयर इज अ मेगा रिवीजन क्लास ओपन फॉर ऑल। यूट्यूब में भी जो लोग देखेंगे या देख रहे हो उन लोग के लिए भी रिवीजन क्लास फॉर बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग for December 23 CA Foundation. Okay. Now, how do we revise? I have done my homework and shared with you a notes. जो लोग YouTube में देख रहे होंगे उन लोग को कमेंट बॉक्स या लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नोट्स को डाउनलोड करने के लिए। और जो लोग यहाँ पे क्लास में बैठे हुए हो लाइव ऑनलाइन वाले, उन लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा और मिल गया है हार्ड कॉपी अटेंडीज को। सो ये नोट्स क्या है मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन में, जिन लोग के पास अभी नहीं है। ये नोट्स है ये वाला चीज लॉ का। इट्स अ 37 पेजर वेयर ऑल द एक्ट्स इन बिजनेस लॉ जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, LLP, कंपनीज एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये पांचों एक्ट का जितना सवाल है वो सारा सवाल जो अर्जेंट है तुम लोग का टर्म के लिए, काइंड ऑफ लाइक सजेशन, एंड जो टफेस्ट है जो खुद से नहीं होता है वो सारा है और वही हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दैट विल बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिविजन। एंड इन BCR also the same approach, chapter wise questions, we will solve them in class and see how to solve, and that is how we are going to revise all the chapters and the entire syllabus. Okay, so let us start without any further ado with Indian Contract Act. Indian Contract Act का रिवीजन से शुरू करते हैं। Indian Contract Act 1872 में हम लोग पहला सवाल जो किए हैं, वो पहला सवाल मैं पहले आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ, फिर आप लोग मेरे को जवाब देना। एक दोस्त 25th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है एंड वो एक रेस्टोरेंट को बुक कर लिया। रेस्टोरेंट को बुक करके शी इज सेलिब्रेटिंग हर 25th बर्थडे। वो सारा दोस्तों को शी इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स एंड सब लोग बोला मैं आऊंगा तुम्हारा बर्थडे में, जो होता है, ठीक है। अब ये होटल मैनेजर को 5,000 रुपया एडवांस बुकिंग के लिए टोकन अमाउंट भी दे दिया इवेंट के लिए, ठीक है। अब बोल रहे होटल मैनेजर बोला ये नॉन रिफंडेबल है, यानी कि अगर आप कैंसिल करते हो तो इसका रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। अब शेड्यूल डेट एंड टाइम में 10 जन इनवाइटीज था, 10 में से 3 जन नहीं आ पाया और पहले से कुछ बताया भी नहीं था। जिसका बर्थडे था उनका नाम है राधा, तो राधा को गुस्सा आया वो 3 दोस्तों के ऊपर, है ना, जो लोग नहीं आया, क्योंकि पर हेड कॉस्ट उसको देना पड़ेगा। एंड वो सोचा इन लोग के ऊपर केस करेगा। राधा थॉट ऑफ सुइंग देम, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सू कर पाएगा वो तीनों दोस्तों को जिन लोगों ने उसका बर्थडे इनविटेशन ऑफर एक्सेप्ट किया था और करने के बाद पैसा दे दिया राधा ने होटल वालों को नॉन रिफंडेबल, और राधा को लॉस हो गया क्योंकि वो लोग फिर नहीं बता के नहीं आया। तो सवाल यह है कि क्या राधा सू कर पाएगा दोस्तों को? आंसर है नो। व्हाई? बिकॉज इट्स अ सोशल एग्रीमेंट। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन इज नॉट देयर, प्लस इट्स अ सोशल एग्रीमेंट। हाँ या ना, यही है। अच्छा, बट देखो ऑल्टरनेट आंसर पूछा है, वुड योर आंसर डिफर। सर कहां पे ऑल्टरनेट क्वेश्चन पूछा गया है, वुड योर आंसर डिफर
if the said party had been a contributory 2023 न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी, उसका बर्थडे 1 जनवरी को था, तो बोल रहा है ये अगर न्यू ईयर पार्टी होता जिसमें हर एक जन बोला है हम लोग कंट्रीब्यूट करके ये पार्टी कर रहे हैं, 10 जन मिला के फंड किया है ना, और उसमें से 3 जन नहीं आ रहा है, फिर 3 जन वाला लॉस क्या 3 जन से लिया जा सकता है? तब वेरी नाइस, वेरी नाइस, तब लिया जा सकता है। तब सोशल एग्रीमेंट थोड़ी ना है, सोशल पार्टी करने का एग्रीमेंट है जहां पे कमर्शियल इंटरेस्ट है, सब पुल इन करके भाड़ा को शेयर करोगे जो जिसका देगा, है ना, क्लियर है? तो यही है आंसर नंबर 2। अच्छा देखो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, पढ़ो। एज पर जनरल रूल stranger to a contract cannot file a suit in case of breach of contract। stranger to a contract टॉपिक का नाम कौन बता पाओगे? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है एक कॉन्ट्रैक्ट अगर 2 पार्टीज के बीच हो रहा है तो उसमें कोई तीसरा व्यक्ति दखल नहीं कर पाएगा और वो टांग नहीं लड़ा पाएगा। और ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये भी बोलता है कि देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर आर 7 एक्सेप्शंस। तो वही पूछा गया है कि एक्सेप्शंस क्या है और रूल क्या है। एक्सेप्शंस तो याद ही है तुम लोग को, बेनिफिशियरी ट्रस्ट के केस में, फैमिली सेटलमेंट याद है ना, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, acknowledgement of estoppel and covenant running with local government and contracts entered through agents। okay sir, question 3 क्या बोल रहे, पढ़ो मेरे साथ। बोल रहे Mr. A, the employer induced his employee Mr. B to sell his 1-room flat to him at less than market value to secure promotion। एम्प्लॉय को बुलाया एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, एम्प्लॉय को बुला के खोपचे में लेके गया और बोला प्रमोशन चाहिए। वो बोला हाँ। मैं बोला तो कुछ देना पड़ेगा। सर आप प्रेम चोपड़ा जैसा तो मैं बोला प्रमोशन के लिए तुमको कुछ देना पड़ेगा। तो वो बोला क्या? मैं बोला तुम्हारा फ्लैट बेच दो, मार्केट वैल्यू उसका लेट्स से 50 lakhs है, आई वांट इट इन 40 lakhs। तो वो दे दिया लेट्स से। तो बोलो ये कौन सा पढ़ाई तुम लोग को दिमाग में आ रहा है? कौन सा पढ़ाई याद आ रहा है? क्या डोमिनेंट? गलत इन्फ्लुएंस मत लिखना, बहुत बड़ा गलती करोगे लाइफ में। थोड़ा टेक्निकल बनो। स्ट्रेट केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्यों सर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या था? आप क्यों चिढ़ गए वॉइड एग्रीमेंट जब मैं बोला? क्योंकि वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल वॉइड में फर्क है, ये भी सवाल पूछा जाता है ना। सो मैं बोला था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए फ्री कंसेंट रहना पड़ता है, और फ्री कंसेंट कोई भी एक चीज ना रहने से नहीं होगा। 5 में से एक चीज, वो 5 चीज क्या क्या था? कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन। इसमें से मिस्टेक छोड़ के बाकी 4 यानी कि कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये चारों में से एक भी रहने से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था जो कॉन्ट्रैक्ट कोई एक पार्टी चाहे तो क्या कर सकता है? खारिज कर सकता है, वॉइड बना सकता है। इसलिए इट इज वॉइडेबल, इट कैन बी मेड इनटू वॉइड, इट इज नॉट वॉइड। इट इज एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। किसका ऑप्शन में है? जिसके ऊपर ये चार हुआ है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, हाँ ना। और अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला पॉइंट क्या था? अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला पॉइंट उसमें यही था कि अगर क्लोज रिश्ता में कोई स्ट्रेंजर नहीं हो सकता, क्लोज रिश्ता में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आर क्लोज, कोई अपना डोमिनेंट पोजीशन का मतलब क्या है? टेक्निकल शब्द खराब इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो
टेक्निकल शब्द था डोमिनेंट पोजीशन, यानी कि पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी, टेक्निकल लैंग्वेज, किसी का है क्लोज रिश्ता में। और तीसरा चीज, वो अगर उसको इस्तेमाल करके गलत फायदा उठा रहा है तो फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है। और ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो आरोप लगाएगा उसका नहीं है, जिसके ऊपर आरोप लगाया हुआ है उसको बोलना पड़ेगा मैं तो इनोसेंट हूं, मैं कैसे मेरा डोमिनेंट पोजीशन इस्तेमाल नहीं किया, वो उसको सफाई देना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? यही था पूरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, है ना? तो ये वाला क्लियर केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस ही है। तो वही पूछा है बी, देखो लेटर ऑन मिस्टर बी यानी कि एम्प्लॉई चेंज्ड हिज माइंड एंड डिसाइडेड टू सू मिस्टर ए। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तुम क्या बोलोगे? ये वॉइडेबल है। वैलिडिटी क्या है? वॉइडेबल, है ना? इट कैन बी मेड वॉइड बाय मिस्टर बी एंड मिस्टर बी कैन सू अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्लियर है दोस्तों? समझो चीजों को। ओके, क्वेश्चन 4 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। एस ने प्रॉमिस किया एम को कि मैं तुम्हारा फैमिली का पिक्चर बना दूंगा, 20,000 रुपया दू, और 15 मार्च तक बना दूंगा, ये भी बोला। फिर ये बोलने के बाद सड़क में चल रहा था मुंबई में एस, और एक एक्टर का गाड़ी आके उड़ा दिया, मर गया एस। अब बोलो, अगर वो मर गया 15 मार्च के पहले, 1 मार्च को, वो फैमिली पिक्चर बना नहीं पाया, एक्टर ने अपना पिक्चर बनाया, वो रिलीज भी हो गया। कैन मिस्टर एम जो पैसा दिया था फिल्म बनाने के, सॉरी पिक्चर बनाने के लिए, बाइंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एस फॉर द प्रॉमिस मेड बाय एस? वो क्या लॉयर को बोलेगा चल पिक्चर बना, तेरा मालिक का नहीं, क्लाइंट का नहीं बोल पाएगा ना, क्योंकि क्या है, पर्सनल स्किल इन्वॉल्विंग, हाँ टेक्निकल टर्म्स चाहिए, ठीक है। सपोज मिस्टर एस हैड प्रॉमिस टू डिलीवर सम फोटोग्राफ्स to Mr. M on 15th March against the payment of 10,000, but he dies before that date. Will his representative be bound to deliver the photographs in this situation? हाँ, क्योंकि यहां पे पर्सनल स्किल नहीं है, यहां पे तो फोटोग्राफ है भाई, पेन ड्राइव है, कंप्यूटर है, डिस्क है, सारा प्रॉपर्टी है, काम का चीज दे देगा, ठीक है, जिसका फोटो उसको देगा, ठीक है। डिसाइड एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देखो आंसर में वही बोला, नेचर इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रॉमिस कंटेंट शुड बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ। परफॉर्मेंस बाय प्रॉमिसर हिमसेल्फ, याद है हु कैन परफॉर्म, हम लोग पढ़े थे। सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय प्रॉमिसर, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन, S has to paint the family picture for Mr. M. M cannot ask legal representative to complete the painting work because it involves use of personal skill. ऐसे भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट बोला जहां पे फोटोग्राफ्स है वहां पे डिलीवरी ऑफ फोटोग्राफ्स हो सकता है, राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आओ सब लोग, जल्दी रहो, बी ऑन योर टोज, ठीक है। वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का फर्क, बेसिक फर्क क्या है? वॉइड मतलब वो इनवैलिड है, वॉइडेबल मतलब वॉइड भी नहीं है, वैलिड भी नहीं है, एट द ऑप्शन ऑफ एनी वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स। एनफोर्सेबिलिटी, वॉइड कभी एनफोर्स हो ही नहीं सकता है, वॉइडेबल अगर चाहे तो एनफोर्स हो सकता है, ठीक है। कॉज अलग है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग है, राइट्स अलग है, क्लियर है? ओके, अब देखो दो चीज पूछा गया है, बोला गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द लाइट्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दो स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन मांगा है। अग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आर वैलिड अग्रीमेंट्स। लव एंड अफेक्शन वाला अग्रीमेंट्स वैलिड अग्रीमेंट्स है। क्या लिखोगे कि अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट उसका एक्सेप्शन में नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट फिर भी एक्सेप्शन में क्या है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सो नेचुरल लव एंड अफेक्शन से अगर एग्रीमेंट हुआ है, पार्टीज में अगर संपर्क है, ब्लड रिलेशन या फिर हस्बैंड एंड वाइफ, एंड
पार्टीज रजिस्टर्ड कराया है कॉन्ट्रैक्ट को, तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन रहने से ही काफी है, कंसिडरेशन ना रहने से भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड। यही लिखोगे, हाँ है ना। दूसरा वाला क्या लिखोगे, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, ये भी तो पढ़े हो। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट इज व्हाट, वैलिड ऑल्सो, हाँ है ना। तो ये दो ही बोलना पड़ेगा। ओके, नॉट करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला नॉट करेक्ट है। क्लियर है, कैन नॉट बी एनफोर्स बोला और पहला वाला कैन बी एनफोर्स बोला, ठीक है, क्लियर है, ओके। बट ऐसे करेक्ट इनकरेक्ट सिर्फ नहीं लिखना है, आंसर का फ्लो मैं दिखा दिया, आंसर भी दे दिया और बोल भी रहा हूं, क्लियर है। उस फ्लो में टेक्निकल शब्दों को याद करके करना है। पढ़ो जल्दी से ये सवाल। मिस्टर वाई 21 साल का है और तुम लोग जैसे ही उम्र है, लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस आफ्टर डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स इन एक्सीडेंट, सैड वाला चीज है। ही वॉज लेफ्ट, अगर लिखता कि आफ्टर सीए एग्जाम तो ठीक रहता। ही वॉज लेफ्ट विथ हिज ग्रैंडमदर aged 85 years, incapable of walking and dependent upon him. Very sad. Mr. M, Mr. Y का एक neighbor है Mr. M. Out of pity started supplying food and other necessaries to both of them. है ना? Mr. Y and his grandmother used to live in the house built by his parents. तो estate है. Mr. M also provided grandmother some financial assistance for her emergency medical treatment, food and medical treatment दिया. After supplying necessaries to Mr. Y for 4 years, Mr. M अभी बोल रहा है कि 15 लाख रुपया दो, उसमें से 7 लाख रुपया मैं मेडिकल ट्रीटमेंट कराया था और 8 लाख का तुम लोग को खिलाया पिलाया, ठीक है। Mr. Y pleaded that he has got his parents' jewelry to sell maximum value of 4 lakhs. Which may be adjusted against the dues. तो मिस्टर एम बोला कि भाई तुम्हारा ज्वेलरी 4 लाख का है, मेरा कैसे होगा, मेरा तो 15 लाख का खर्चा हुआ। अब सवाल पूछा है, क्या एम यानी कि नेबर सफल रहेगा इन फाइलिंग द सूट एंड फॉर रिकवर्ड मनी? वाई? हाँ, तो वाई। अगर आप लोग नो बोल रहे हो तो क्यों, और अगर यस बोल रहे हो तो क्यों, बोलो। सर क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई बिकॉज सर अगर उसका स्टेट अगर लायबल है पे करने का तो वो स्टेट लायबल कर देगा, कोई अगर उसका पास स्टेट अगर लायबल नहीं है तो वो पे नहीं कर सकता। स्टेट लायबल है या नहीं है, वही तो पूछ रहा हूं। तो यहाँ पे 4 लाख तक का और उस तक का 4 लाख तक का वो बट यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि वो हाउस में रहता है, पेरेंट्स से बनाया हुआ। वो तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो वैसे, मतलब आधा अधूरा बात क्यों कर रहे हो। सीए बनोगे बबुआ, तो सीए अगर बनना है तुमको, तो सीए बनने के लिए तो पूरा पिक्चर तुमको दिखा दिया, सवाल बोल दिया। तुम अभी सीए हो, तुम भूल जाओगे उसका प्रॉपर्टी, वो मम्मी पापा का दिया हुआ प्रॉपर्टी में रहता है, हाँ या ना। यस और नो गाइज, ही इज स्टेइंग, ही मे बी मेंटली इनकैपेसिटेटेड एंड सिंस ही इज मेंटली इनकैपेसिटेटेड, जिसको बोलते हैं अनसाउंड माइंड, तो a contract with an unsound mind is void ab initio. But then again we know that necessaries supplied to a person incompetent to enter into a contract is a quasi contract, and that incapacitated person is not personally liable but is liable to the extent he has estate. This is the first provision. फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, प्रोविजन ऑफ द लॉ पहले लिखना पड़ता है। फैक्ट्स ऑफ द केस है कि यहां पे इनकैपेसिटेटेड पर्सन का 4 लाख का ज्वेलरी है जो अटैच होगा ही, एंड घर है, घर का वैल्यूएशन जो है वहां तक लायबल रहेगा। यही आंसर होना चाहिए ना। पढ़ते हैं, इफ अ पर्सन incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries, ठीक है, so such supplies is entitled to be reimbursed from the property or estate of such incapable person. तो in the instant case M will succeed, तो M succeed होगा। जो लोग नो बोले थे समझ में आया कितना बड़ा गलती किए थे। yes नो में आंसर ही मत दो, पहले सोचो। ऑफ कोर्स yes, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी रिकवर्ड
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी हाउस से जितना हो सकता है वो, और 4 lakhs। तो वही तो मैं बोला, वही लिखा है देखो, वाइस पेरेंट्स ज्वेलरी 4 lakhs एंड द रेस्ट फ्रॉम द हाउस। ठीक है, और मैक्सिमम कितना वो रिकवर कर पाएगा, जितना दिया उतना ही, 15 लाख, है ना। ओके, लास्ट वाला क्या बोला सर, शैल द प्रोविजंस ऑफ द अबव एक्ट ऑल्सो अप्लाई टू मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन टू ग्रैंडमदर। ऑफ कोर्स, तो नेसेसरी है। ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन 8 बोल रहे हैं नोवेशन एंड ऑल्टरेशन में फर्क क्या है, कौन बता पाओगे? हु कैन टेल? ऑनलाइन वाले भी बात कर सकते हो, बोल सकते हो। हु कैन से नोवेशन एंड, बोलो। कौन बताओगे? Novation is change the content of the partners and alteration is change the contents of the बहुत इजीली हिंदी में सोचो, दिमाग में बताओ मत, दिमाग में जो सोच रहे हो, क्या क्या सोच रहे हो खतरनाक, वो बताना मत। ठीक है, हिंदी में दिमाग में सोच लीजिए कि नोवेशन क्या है। मैं बोला था नया इन प्लेस ऑफ ओल्ड, बहुत कुछ सोच सकते हो, नया इन प्लेस ऑफ ओल्ड। सो न्यू इन प्लेस ऑफ ओल्ड एंड ऑल्ट्रेशन हो गया, जो ओल्ड है उसी को ऑल्टर कर रहे हो। ठीक है, उसी को काट छाट के नया बना रहे हो। ठीक है, अब दोनों चीज, यही मेन फर्क है। नोवेशन का मतलब है दो पहले का कॉन्ट्रैक्ट मिला के, मर्ज करके, अलग करके, मॉडिफाई करके तीसरा नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिए। तो इसमें नया पार्टीज भी हो सकता है, कंप्लीटली न्यू फ्रॉम द ओल्ड पार्टीज। आई हैड गिवन यू एग्जांपल, याद है? सपोज करो मेरे को मिलता है 10 लाख इनसे, और मेरे को देना पड़ेगा तुमको 10 लाख, आर्यन को। ठीक है, तो मैं बोलूंगा तुम उसको 10 लाख दे दो, तो अभी मेरा तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया, तुम्हारा मेरा डिस्चार्ज हो गया, तुम लोग का नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये हो गया नोवेशन। या फिर नोवेशन हो गया पुराना वाला हम लोग का टर्म्स था, उसको हटा के मैं नया कॉन्ट्रैक्ट ही ले आया। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं क्या दिया था क्लास में पढ़ाते वक्त? मैं बोला था एक्सचेंज ऑफ शर्ट, दुकान जाके शर्ट को एक्सचेंज करा के ले आए। ठीक है, या ऑल्ट्रेशन क्या था? ऑल्ट्रेशन था साइज शर्ट का फिट नहीं कर रहे तो टेलर के पास लेके वही शर्ट को ऑल्टर करा ली। तो एक ही एग्रीमेंट में तुम ऑल्टर कर लिए। सपोज करो एक एग्रीमेंट में लिखा था सेल्स टैक्स, वैट, जीएसटी आने से पहले वही लिखा रहता था सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स में, बट जीएसटी आ गया 2017 का बीच में, 1 जून 1 जुलाई। तो जीएसटी जैसे ही आया, मैं सेल्स टैक्स और वैट टर्म को काट के स्कोर आउट करके लिख दिया जीएसटी। तो ये पुराना कॉन्ट्रैक्ट ही है, खाली ऑल्टर कर दिए वर्ड्स। क्लियर है? तो यही है डिफरेंस। डरने का क्या है? इस चीज को ही अभी लिखना है। क्लियर है? ओके, substitution of an existing contract with a new in place of old, and change in terms and conditions and parties वार्टीज सब नया भी हो सकता है इनोवेशन में। मैं अभी एग्जांपल दिखाया। ठीक है, ओके, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन 9। ऑल ऑफ यू प्लीज सी क्वेश्चन 9। शीना वॉज अ क्लासिकल डांसर. She entered into an agreement with Shital Vidya Mandir for 60 dance performances. She was supposed to perform every weekend. She will be paid rupees 10,000 per performance. ठीक है ना? क्लियर है? However, 1 महीना बाद
वो एब्सेंट हो गई विदाउट इन्फॉर्मिंग। सर क्लासिकल आंसर काम वाली बाई ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। ड्यू टू आवर पर्सनल रीजंस, इसलिए हो सकता ही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, वेदर द मैनेजमेंट ऑफ शीतल विद्या मंदिर हैज राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। पहला सवाल, अचानक परफॉर्मेंस ना करके प्रॉमिसर भाग गई, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है बेस्ड ऑन नॉन परफॉर्मेंस? आंसर इज देंगे, आंसर इज देंगे, मतलब आगे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन 2, इफ द मैनेजमेंट ऑफ शीतल विद्या मंदिर informed Sheena about its continuance, can the management still rescind the contract after a month on this ground subsequently? यानी कि सीधा हिसाब है कि बोल रहे कि मैनेजमेंट अगर शीना को बोला कि हम लोग कंटिन्यूड रखना चाहते हैं, और कंटिन्यूड रखना चाहने के बाद 1 महीना बाद मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं रखेंगे कंटिन्यू, तुम 1 महीना पहले हम लोग को बहुत सताया था, अभी हम लोग ढूंढ लिया रिप्लेसमेंट, इसीलिए तुमको तब झूठ मूठ का बोला था, अभी कैंसिल करना चाहता हूं। होता है ना, वही दूसरा वाला सवाल वही पूछ रहा है। सोचो, अपना सोच को बढ़ाओ। और तीसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैन शीतल विद्या मंदिर क्लेम डैमेजेस दैट इट हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ ब्रीच इन एनी ऑफ द अबव केसेस? तो तीनों अलग अलग सवाल है। पहला चीज, प्रोविजन को पढ़ो। प्रोविजन पढ़ने से पहले सोचो, दिमाग में हम लोग पढ़े थे क्लास में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो सेक्शन 39 provides when a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract. Clear है? may put an मतलब उसके ऊपर ऑप्शन में है, तो वो चाहे तो एंड कर सकता है। कौन? शीतल विद्या मंदिर, SVM। ठीक है, unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance। अगर वो बोल दिया, ठीक है, हाँ, कि मैं ये रखना चाहता हूं, ठीक है, हाँ। Further, in term of section 40, the promisee shall be required to perform personally if there is such an apparent intention of the parties। हाँ, okay, तो बोलो, since Sheena could not perform, SVM can terminate the contract। पहला आंसर। नंबर 2, सेकेंड सिचुएशन, मैनेजमेंट अगर बोलता है कि हाँ करो, इन्फॉर्म शीना अबाउट कंटिन्यूएंस, हेंस मैनेजमेंट कैन नॉट नाउ रेसिंड। तुम एक बात बोल के घूम नहीं सकते हो। एंड लास्टली, क्या डैमेजेस ले पाएगा? ऑफ कोर्स ले पाएगा, हाँ, क्लियर है? ओके, द जनरल रूल, क्वेश्चन 10, द जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो सेम सवाल है सर, आप ऊपर में एक्सप्लेनेशन में कराए थे 2 चीज, प्रॉमिस टू पे, टाइम बार्ड डेट एंड नेचुरल लव एंड एविक्शन। यहाँ पे साथों आ जाएगा, इसके साथ और 5 आएगा। ठीक है, ओके। सृष्टि बच्ची है, शैतान बच्ची है, फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है अपना एज, और ऑथराइज्ड लैपटॉप डीलर मिस्टर गुप्ता के साथ एग्रीमेंट करता है, बोलता है 60,000 रुपया का आपका ये लैपटॉप मेरे को पसंद आया, मैं खरीद रहा हूं। मिस्टर गुप्ता बोला कैश, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड? बोलता है कुछ नहीं, हायर परचेस करूंगा या क्रेडिट में खरीदूंगा। मिस्टर गुप्ता बोला ठीक है, और बोला 1 अगस्त को खरीदता है, और बोलता है मैं 16% इंटरेस्ट भी दूंगा, 1 साल का क्रेडिट ले रहा हूं, और 31 जुलाई तुमको वापस दे दूंगा पैसा 16% ब्याज के साथ। तुम ये पैसा बैंक में रखते तो तुमको कितना मिलता? 8%, मैं दुगना दे रहा हूं, दुगना लगान। ठीक है, अब देखो, अब ये बोलने के बाद जब 31 जुलाई 2022 आ गया, सृष्टि बैकआउट कर गई, बोलिए আমি দিতে পারবো না, आउटस्टैंडिंग अमाउंट हम नहीं देगा।
उसका पापा, हर फादर मिस्टर राम विल पे बैक ऑन हर बिहाफ. ठीक है, नहीं सर ये नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि वो प्रॉमिस किया कि अगर वो नहीं दे पाई तब उसका पापा उसका बिहाफ में दे देगी. हाँ, आफ्टर 1 ईयर जब पैसा देने का बात आया, सृष्टि को मिस्टर गुप्ता ने फोन किया, बोला इंटरेस्ट के साथ पैसा दे दो. वो बोला हा अंकल मेरा लुक्स में आप चले गए, मैं तो बच्ची हूं, मैं बिलो 18 हूं, माइनर हूं. ठीक है, तो नाउ, और मैं पढ़ लिया यूट्यूब में शोमोदीप्त सर का क्लास देखा और मैं जान गया कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो. Disclaimer, this is not a strategy. Okay, so void ab initio and you cannot recover a single penny from me. और मेरा बर्थडे 2024 में है, आ जाना. Only after agreement. She will be adult on 1st January 24. Only after that agreement can be ratified. Explain by which one of the following way Mr. Gupta will succeed in recovering outstanding amount with reference to Indian Contract Act. By filing a case against Srishti for recovery of outstanding with interest, by filing a case against Mr. Ram, father of Srishti, for recovery of outstanding amount. Number 3, by filing a case against Srishti, a minor, for recovery of outstanding amount after she attains majority. बोलो, तीनों ही नहीं होगा. क्या होगा फिर? जितना पैसा या जितना लैपटॉप डिप्रिशिएटेड कंडीशन में जो है वो वापस मिल सकता है. है ना, restoration of benefit under void contract, but the contract remains void and a contract with minor is void ab initio. धर्मदास घोष वर्सेस मोहरी बीबी, मोहरी दास, सब दास. ठीक है, और जो दूसरा है, मोहरी बीबी के साथ कोई लेना देना नहीं. दूसरा जो है वो है धर्मदास से भी कोई लेना देना नहीं. ओके, नाउ ध्यान से सुनो. दूसरा जो चीज है, the second point is what? Second point you have to write, contract with a minor cannot be ratified. हाँ, और तीसरा है गार्जियन को क्या लेना देना है, नहीं तो तुम लोग हर गार्जियन को फंसा दोगे अभी तक, है ना. बच्चा जाके मर्सिडीज बेंज खरीद लिया, पापा देगा नहीं, पापा नहीं देगा. द पॉइंट इज गार्जियन कैनॉट बी हेल्ड लायबल, है ना. तो तीनों का आंसर कैसे लिखा देखो, बोल दिया, पढ़ लेना घर में. कैनॉट बाइंड पेरेंट, कैनॉट सू सृष्टि, नो रैटिफिकेशन. ठीक है, पढ़ो. क्वेश्चन 12 जल्दी पढ़िए. क्लियर है? क्या दे? अच्छा क्लियर है? ओके गाइस प्लीज, क्वेश्चन क्या है पहले बताओ, मेरे को समझाओ. लिक्विडेटेड डैमेज, मैं बोला था लिक्विडेटेड डैमेज मतलब प्री एस्टिमेट ऑफ अ डैमेज. ठीक है ना. जेन्युइन प्री एस्टिमेट, टेक्निकल शब्द मेरा मिस हो गया. जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ डैमेजेस फॉर सर्टेन विच ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच.
तुम पहले क्या कर रहे हो, पहले थोड़ी ना ब्रीच हुआ है, पहले से तुम डैमेज मान रहे हो अगर ब्रीच हुआ तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर एज पेनल्टी ऑन द अदर हैंड इज एन एक्स्ट्रावैगेंट अमाउंट स्टिपुलेटेड एंड इज क्लियरली अनकॉन्शियनेबल। अनकॉन्शियनेबल का मतलब मैं पहले भी बोला था, अनरीजनेबल। लिख के रखो हाथ से, तुम तो लिखो ही भाई, तुम पूरा शरीर में लिख लो, भूल जाओगे तुम, ठीक है। अनकॉन्शियनेबल का मतलब है अनरीजनेबल, ठीक है, इज क्लियरली अनकॉन्शियनेबल एंड हैज नो कंपैरिजन टू द लॉस सफर्ड बाय द पार्टीज। यानी कि बोल रहा है कि पेनल्टी क्या है, पेनल्टी कुछ और ही चीज है। मैं अगर बोल दिया इंडिया में जो भी थूकेगा रास्ते में उसको 5,000 रुपया देना पड़ेगा, ये अनजस्ट एकदम नहीं, यही होना चाहिए, बट उल्टा ही होता है, सब थूकता है, पेनल्टी कोई नहीं देता है, ठीक है। और ये बहुत लोग को, मास को क्या लगेगा, बोलेगा अरे भाई थूकने का भी टैक्स लगा रहा है गवर्नमेंट, अनरीजनेबल है। आपकी बात नो सरकार बोलेगा, ठीक है। बट द पॉइंट इज पेनल्टी को अनरीजनेबल लग सकता है। कंपनीज एक्ट में ह्यूज पेनल्टीज है कंपनीज के ऊपर, अगर नॉन कंप्लायंस करो तो एमसीए का उल्लंघन करो अगर रूल्स का। और लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है, बोला जा रहा है कि जेन्युइन प्री एस्टिमेट, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट करने से 6 महीने के पहले ही दम तोड़ दो, बोलो कि कॉन्ट्रैक्ट तुमसे ना हो पाया, तो तब तक का जो खर्चा हुआ है, जो एडवांस लियो, उस पर 18% मैं डैमेज लगा लूंगा, ऐसा प्री एस्टिमेट जो जेन्युइन है। तो वही बोला गया है, दोनों का फर्क लेके तुमको आंसर करना है, थियोरिटिकल सवाल है, मैं समझा दिया। क्वेश्चन 13 जल्दी से, ABCD आर 4 पार्टनर। सर ये पार्टनरशिप का सवाल आप क्यों पूछ रहे हो, पढ़ो तो। दे जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 6 लाख टू F। कौन सा टॉपिक है, जॉइंट प्रॉमिस। जॉइंट प्रॉमिस का सवाल है, याद है जॉइंट प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ाई था। व्हेन मोर देन वन प्रॉमिसर इज प्रॉमिसिंग, जॉइंट प्रॉमिसर, ठीक है ना। जॉइंटली चारों पार्टनर मिलके प्रॉमिस किया कि F को वो लोग 6 लाख रुपया देगा। B एंड C इंसॉल्वेंट बन गया तो A और D देगा, है ना। B वॉज अनेबल टू पे द एनी अमाउंट एंड C 50,000 दे दिया। तो हर एक जन का कितना था, 1.5 लाख। 6 लाख डिवाइडेड बाई 4, हर एक जन का कितना था, 1.5 लाख। अब 1.5 लाख में से 3 लाख नहीं आएगा, बाकी 3 लाख किनको देना पड़ेगा, उन लोग को ही देना पड़ेगा। तो अभी दोनों का लायबिलिटी क्या हो गया, A और D का 3-3 लाख। 6 लाख में 3-3 लाख, है ना। जल्दी जल्दी मैथ करो, 3-3 लाख A को देना पड़ेगा, D को देना पड़ेगा। अब 3-3 लाख में से 50,000 मिल गया तो कितना देना पड़ेगा, 5.5 लाख। 5.5 लाख डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 2.75, तो 2.75 देगा। सर ये इतना जल्दी मैथ किया, हाँ मैथ तो एमसीक्यू है, इसलिए मैथ एमसीक्यू की तरह किया मैंने, और अभी लॉ का लिटरेचर लॉ की तरह बताऊंगा। तो देखो एमसीक्यू का आंसर वही है, 2.75 देगा। समझ गए ना, समझ गए, हाँ या ना। तो आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वैलिडिटी वाला सवाल बहुत आता है, जल्दी बताओ। पहला का वैलिडिटी क्या है, एक्स 16 साल का है, लोन लिया 50,000 फॉर हिज पर्सनल पर्पसेस, कुछ महीना बाद वो मेजर बन गया और अमाउंट दे नहीं पाया। लेंडर वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स। हूबहू सेम केस एज व्हाट, हूबहू सेम केस एज व्हाट, मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। हूबहू यही हुआ था, हाँ ना। तो वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो लिख के बताना पड़ेगा। वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो। जल्दी से नेक्स्ट वाला बोलो। जे कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक इन कार्गो फॉर के एट अ फॉरेन पोर्ट। J's government afterwards declare war against the country in which the port is situated, therefore contract could not be fulfilled. K wants to file a suit against J. बोलो contract क्या हो गया, void। क्यों, alien enemy, alien enemy, alien enemy बन गया तो, ठीक है ना। तो सबसे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट void हो गया और अभी कुछ नहीं कर पाएगा। तुम सू करो, क्या रशियन अभी यूक्रेन में सू कर पाएगा किसी को, यूक्रेन रशिया को कर पाएगा, नहीं सर। ये सब जोक वाला चीज नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल डिस्कशन है। हाँ
और अभी ह्यूमैनिटेरियन हो गया, इतना गंदा गंदा वॉर हो रहा है हर जगह, राइट? It shall be stopped. Okay, now, what is meant by quasi-contract? State any 3 salient features of quasi-contract as per the Indian Contract Act. Quasi-contract का 3 salient features मांगा है. पहला क्या है? Quasi-contract क्या है? बोलो. कोई agreement से नहीं आता है, खुद ब खुद हो जाता है. Natural process है, जैसे खुद ब खुद हो जाता है. हाँ है ना? Right under quasi-contract is राइट टू मनी. हमेशा नहीं, बट राइट टू मनी होता है. पेरिशेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या, मेरे को सामान दे दो, पैसा दे दो, सामान थोड़ी ना लोगे, ठीक है ना? एंड लास्टली इट इज अ राइट अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड बट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकली, जस इन पर्सोनेम. जस इन पर्सोनेम. तो 3 यही लिखोगे. क्लियर है? जल्दी से क्वेश्चन 16 पढ़िए, जल्दी. सर ये तो सेम क्वेश्चन है. हो गया. जल्दी से क्वेश्चन 17 पढ़िए. क्वेश्चन 17 फास्ट चलिए. बोलो क्या लिखा है? रोहन ने वॉलेट ढूंढा या मिला उसको, ठीक है ना? वॉलेट मिला कहां पे? रेस्टोरेंट में. खाने गया, देखा वॉलेट पड़ा है, ठीक है. ही इंक्वायर्ड, वॉलेट पड़ा होके देख के खुश होके पूरा ऑर्डर कर दिया सब कुछ. नहीं, ऐसा नहीं हुआ. ही इंक्वायर्ड ऑल द कस्टमर्स, वो हर एक जन का टेबल में गया, पूछा क्या ये आपका है? सब लोग डिस्टर्ब होके उसको बोला नहीं, भाग, ठीक है. ही इंक्वायर्ड ऑल द कस्टमर्स प्रेजेंट देयर बट द ट्रू ओनर कुड नॉट बी फाउंड. अब क्या करेगा वो? वॉलेट रख लेगा ना? नहीं. अच्छा. ही हैंडेड ओवर द सेम टू द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट टू कीप द वॉलेट टिल द ट्रू ओनर इज फाउंड. ठीक है. आफ्टर अ वीक, रोहन इतना बढ़िया बंदा है, देखो सीखो रोहन से. रोहन वेंट बैक टू द रेस्टोरेंट टू इंक्वायर अबाउट द वॉलेट. द मैनेजर रिफ्यूज टू रिटर्न इट टू रोहन. मैनेजर बोला अरे भाई तेरा वॉलेट था नहीं, तू क्यों आ रहा है? बहुत ज्यादा तू होशियार चंद है, ठीक है. सेइंग दैट इट डिड नॉट बिलोंग टू हिम. इन द लाइट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बोलो क्या रोहन को वॉलेट मिल सकता है? यस, क्योंकि रोहन को यह मिला था. जस इन पर्सोनेम, याद करो, जस इन पर्सोनेम, जिसके पास मिला उसी के खिलाफ अधिकार ग्रो कर रहा है. किसको? जिसका वॉलेट है. हाँ है ना? तो इस हिसाब से अगर रोहन मांगे तो मैनेजर को देना पड़ेगा, ठीक है. तो देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. अ पर्सन हु फाइंड्स अ गुड बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इफ ही वर अ बेली. है ना? बेलर बेली जैसा हो गया. Thus the finder of lost goods had to take proper care, no right to appropriate the goods and to restore the goods if the owner is found. In the light of the above provision, manager क्या करेगा? Manager must return the wallet to Rohan. Clear है? Okay. सोहन. अब नेक्स्ट वाला क्या है? सोहन. पढ़ो, जल्दी पढ़ो. सोहन वेल्दी इंडिविजुअल है. लकी है सर. हाँ. लोन प्रोवाइड किया किसको? मुकेश को. सर मुकेश को कोई लोन नहीं प्रोवाइड करता है. ओके ओके. अ लोन ऑफ 80,000, वो भी हाँ करोड़ होता तो ठीक है. 80,000 टू मुकेश ऑन 26 फरवरी 2021. द बोरोअर मिस्टर मुकेश आस्क्ड फॉर अ फर्दर लोन ऑफ 1.5 लाख. सर जोक लग रहा है ये सवाल. हाँ क्या करूं, नेम चेंज करना पड़ेगा. मिस्टर सोहन अग्रीड बट provided the loan in parts on different dates. He provided 1 lakh on 28 February and remaining 50,000 on 3rd March. ठीक है. 10 मार्च को मिस्टर मुकेश while paying off 75,000 to Mr. Mohan insisted that lender should adjust 50,000 towards the loan taken on 3rd March and balance against loan on 26 February. Appropriation of payment याद है? वही है टॉपिक. टॉपिक को पहले याद करो, ठीक है. मिस्टर सोहन ऑब्जेक्ट किया, बोला कि बोरोअर टू एडजस्ट इन ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ बोरोअल ऑफ फंड्स. बोलो पहला प्रेफरेंस किसको है? पहला प्रेफरेंस ऑलवेज क्रेडिटर को है, यानी कि बोरोअर को है. है ना? बोरोअर जो बोलेगा वही होगा. सर बोरोअर तो क्रेडिटर नहीं होता है. हाँ मतलब वही
डेटर, ठीक है, जो पैसा दे रहा है वही जो बोलेगा वही फाइनल है, डेटर को है। अच्छा, नाउ यू डिसाइड वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर मुकेश वाज करेक्ट और अदरवाइज एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देखो, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, पहले वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स टू वन पर्सन मेक्स अ पेमेंट टू हिम ईदर विद एक्सप्रेस इंटीमेशन और अंडर सर्कमस्टेंसेस इंप्लाइंग दैट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड in discharge of some particular debt, the payment if accepted must be applied accordingly। मतलब डेटर जो बोलेगा वही होगा। Therefore contention of Mr. मुकेश is correct, पढ़ने का दरकार भी नहीं, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 बोल रहे हैं व्हाट विल बी द आंसर इन केस borrower does not insist on such order of adjustment of repayment। borrower अगर वो नहीं करता है, borrower अगर नहीं करता है तो बोरोअर का तरीके से अगर मिस्टर मुकेश फेल करता है तो, या फिर मिस्टर मुकेश अगर कुछ नहीं बोलता है रादर, तो फिर मिस्टर सोहन जो बोलेगा वैसे ही माना जाएगा। और मिस्टर सोहन भी अगर कुछ नहीं बोलता है तो इन ऑर्डर ऑफ टाइम होगा, वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। क्लियर है? ओके, अब जल्दी से आखिरी सवाल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन का पढ़ो। बोला कि ये 3 अग्रीमेंट दिया हुआ है, ये वैलिड है या वॉइड है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलना पड़ेगा, ठीक है। बोलो, 2 कोर्ट्स हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई अ सूट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों कोर्ट का अधिकार है, जुरिस्डिक्शन है ये केस लेने का। एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज दैट द सूट शुड बी फाइल्ड इन वन ऑफ दिस कोर्ट्स अलोन एंड नॉट इन दी अदर। दोनों में नहीं होगा, कोई एक में होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। ये थोड़ी ना रिस्ट्रेन कर रहा है लीगल प्रोसीडिंग, ये तो रेमेडी दे रहे, बोल रहे करो, कोई भी एक कोर्ट में करो। ये नहीं बोल रहा दूसरा कोर्ट में ना करो, बोला कि कोई भी एक कोर्ट में कर रहे हो तो दूसरा कोर्ट में नहीं जाओगे ऑटोमेटिकली, है ना। X offers to sell his Maruti car to Y. Y believes that X has only WagonR car but agrees to buy it. अब X ने बोला भाई मारुति बेचूंगा, Y ने सोच लिया WagonR बेचेगा। मारुति सिर्फ WagonR थोड़ी ना आया, अभी तो जिम्नी भी निकाला वो लोग, ठीक है। सो WagonR बेचेगा, Y ने सोच लिया, X ने बोला मारुति बेचेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मिस्टेक, हाँ या ना? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बायलैटरल मिस्टेक, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड। ओके, X a physician and a surgeon employs Y as an assistant on salary on 75,000 per month and a term of 2 years and Y उसको बोला हाँ मालिक हम कहीं अलग से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डॉक्टर है भाई भी, बोला हम कहीं अलग से ये 2 साल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है? नहीं, उसका एक्सेप्शन है, तो ये वैलिड है। वैसे लिखना पड़ेगा, मतलब सिर्फ वैलिड लिखने से 1 मार्क्स, पूरा लिखने से लॉजिक के साथ 2 मार्क्स। क्लियर है? ओके गाइस, लेट अस कंटिन्यू। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन से समझ में आ गया कैसा टाइप ऑफ सवाल यू कैन थिंक ऑफ, यू नो। लेट मी टेल यू एंड अश्योर यू ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम पास्ट पेपर्स, so that we prepare in a way where we know what kind of questions are being asked in law. And yes, जो वीडियो देख रहे हो YouTube में, उनको मैं कह देता हूं गारंटी के साथ ऐसा ही सवाल आने वाला है, बट आपको आंसर सही पता है कि नहीं डजंट मैटर, आपको आंसर लिखना आता है कि नहीं दैट मैटर्स। बिकॉज क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट अगर लॉ में आंसर कर रहा है या प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ योर राइट थिंकिंग इज नॉट इनफ। प्रिपरेशन मस्ट बी एडिक्वेट एंड कमेंसुरेट टू राइट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पेपर में सही लिखने का तरीका आना चाहिए। लॉ के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट वही है, पेपर लिखना आना चाहिए। टेक्निकल वर्ड्स जो मैं बोलता हूं, सोच क्लियर है, दैट इज 30%, 70% इज हाउ यू राइट दैट। ओके, ऑलराइट। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बताइए सर, बिल्कुल क्या है ये?
सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पहला सवाल में आओ. ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज स्विफ्ट कार टू बी. बोथ मिस टू डिस्कस द प्राइस ऑफ द सेड स्विफ्ट कार. Later, Mr. A refused to sell his Swift car to B on the ground that agreement was void, being uncertain about the price. Does Mr. B have any right against Mr. A under Sale of Goods Act? ठीक है, पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट का रिक्वायरमेंट समझो. ये क्वेश्चन में बहुत लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लॉ लिख के आने वाला है, मैं बोल रहा हूं. और तुम लोग को देखना पड़ेगा. देखो, सवाल सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में ही पूछा है डायरेक्टली. और मैं ये भी कहा था, कुछ लोग मेरे को सवाल किए थे, सर जनरल क्वेश्चन होगा तो कैसे आंसर देंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लिखेंगे या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. मैं उन लोग को बोला था कि हमेशा एक्ट लिख देगा. ठीक है, तो देखो, तो एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंसीडरेशन का रिक्वायरमेंट क्या बोला था? प्राइस is the consideration of sale of goods contract, and contract of sale के लिए प्राइस होना is must. तो अगर प्राइस वैसे दिया नहीं गया है तो प्राइस डिटरमाइन हो सकता है इन अ फिक्स्ड मैनर. याद है? ठीक है, तो देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर determined in the course of dealings between the parties. So even though both the parties missed to discuss the price while making the contract, it will be a valid contract. Rather than being uncertain and void, the buyer shall pay a reasonable price in this situation. मैं बोला था ना, प्राइस मिसिंग होगा, क्या होगा? रीजनेबल प्राइस. यानी कि अगर सेकेंड हैंड स्विफ्ट है तो सेकेंड हैंड स्विफ्ट का मार्केट वैल्यू जो होगा, पार्ट्स दिखा के, वैल्यूअर को दिखा के, वही माइलेज देख के, है ना? तो यही है फंडा. ठीक है, क्लियर है? ओके. डिस्क्राइब इन ब्रीफ द राइट्स ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बायर का क्या राइट्स है? बायर का राइट्स है सेलर से गुड्स ले ले, है ना? और अगर डिलीवरी नहीं दिया है तो डैमेजेस ले, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी करे, सूट फॉर ब्रीच ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही रेपुडिएट हो जाएगा, इसलिए मैं वो नहीं बोला. रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट कर सकता है ना? और सूट फॉर इंटरेस्ट कर सकता है. अगर वो डिले किया तो सूट फॉर इंटरेस्ट, या फिर एडवांस दे के रखा है, वो दे ही नहीं रहा है तो क्या करेगा? सूट फॉर इंटरेस्ट. ओके, क्वेश्चन 3 का 2 पार्ट्स है. 3 का ए पहले देख रहा हूं. ऑक्शन सेल हुआ है 7 मार्च को, फॉल ऑफ हैमर से हाईएस्ट बिडर को. पेमेंट ऑफ ऑक्शन प्राइस 8 मार्च को हो गया है. डिलीवरी ऑफ गुड्स 10 मार्च को हो गया है. सवाल इतना सा है कि ऑक्शन सेल कंप्लीट कब हुआ? वेरी नाइस. जिस दिन एक्सेप्टेंस हुआ उसी दिन तो हो गया. और एक्सेप्टेंस कैसे होता है? कस्टमर, यहां थर्ड फॉल ऑफ हैमर, टैसिट. इसको क्या लैंग्वेज बोलते हैं? टैसिट. ओके. क्वेश्चन 3b. सर्टेन गुड्स were sold by sample by J2K. Sale by way of sample, है ना? Who in turn, Sale of Goods Act, who in turn sold the same goods by sample to L, and L क्या किया? L M को बेचा. इसके टोपी उसके सर. हाँ, मतलब J ने K को बेचा, K ने L को बेचा, L ने M को बेचा. M किसको बेचा अभी बोला नहीं. ठीक है. M found that the goods were not according to the sample and rejected the goods and gave a notice to L. सिंपल बात बोला. L सूट K सूट J, एक दूसरे को पकड़ने लगा. Can M reject the goods? Also advise K and L as per the provisions of Sale of Goods Act. पहला वाला तो ऑक्शन सेल 7 मार्च को खत्म होता है, पता है. सेल बाय वे ऑफ सैंपल में पहले लॉजिक क्या लिखना पड़ेगा? इट मस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू द बल्क, है ना? एंड द बायर शैल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल. ये 2 पहले लिखो. इन दिस केस एम ने सही किया, तो एम
can reject the goods and sue L. L, K and L क्या कर सकते हैं? L can recover damages from K and K from J. J. ठीक है? But for both K and L, it will not be treated as breach of implied condition as to sample, as they have accepted the goods and sold them. वो तो एक्सेप्ट करके सेल किया, एम ने प्रोटेस्ट किया, तो जो एक्सेप्ट करके सेल किया वो क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा? नहीं. गॉट इट? ब्रीच ऑफ कंडीशन इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि कंडीशन हैज टू सैंपल. कौन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एम. तो एम के लिए ब्रीच ऑफ कंडीशन हैज टू सैंपल है, जो एक्सेप्ट करके सेल कर दिया उसके लिए नहीं. तो आंसर समझ में आया? क्लियर है? बट सू कर सकता है, डैमेजेस ले सकता है. क्यों? ब्रीच ऑफ वारंटी. हाँ ना? क्लियर है कि नहीं भाई? क्लियर है? ओके. डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स रिगार्डिंग द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड इट्स अप्रोप्रिएशन एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. तो देखो ये एसेंशियल नीचे दिया हुआ है, ABCDEFG पढ़ते हैं. द कॉन्ट्रैक्ट अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स का अगर है, गुड्स शुड कॉन्फर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी स्टेटेड. गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, पढ़े ही थे DS. द गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड, है ना, टू द कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय द बायर और हिज एजेंट. ठीक है. द अप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय द सेलर विद द असेंट ऑफ द बायर और बाय द बायर विद द असेंट ऑफ द, याद है ना. एंड द असेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. द असेंट में बी गिवन बिफोर और आफ्टर अप्रोप्रिएशन. क्लियर है? अनअसर्टेन गुड्स का क्या रूल्स है? वही क्वेश्चन 5 को पढ़िए. मिस्टर के विजिटेड मेसर्स मकराना मार्बल्स फॉर परचेज ऑफ द मार्बल एंड टाइल्स ऑफ हिज न्यूली बिल्ट हाउस. मार्बल का दुकान गया नया घर के लिए. ही आस्क्ड द ओनर of the shop, Mr. J, to visit his house prior to supply so that he can clearly ascertain the correct mix and measurements of the marble and tiles. Expert सोच रहे सेलर को, सेलर का एक्सपर्टाइज में भरोसा रख रहे. कैवेट एम्प्टर आने वाला है, सोचो, दिमाग में आ जाना चाहिए जैसे ही ये सब एक चीज सोचते हो क्या चीज है. ठीक है. मिस्टर जे एग्री किया, विजिट किया. नेक्स्ट डे कोई, ही इंस्पेक्टेड द रूम्स इन द फर्स्ट फ्लोर एंड द कार पार्किंग स्पेस. Mr. K insisted him to visit the second floor as well because the construction pattern was different. Mr. J ignored the above suggestion. बोला हमको नहीं लगेगा, हम समझ गया, हम महाज्ञानी है. ठीक है. Mr. J supplied 146 blocks of marble as per the size of the rooms and 16 boxes of tiles with a word of caution that the tiles can bear only a reasonable weight. है ना. Marble and tiles were successfully laid except on the second floor due to different sizes of marble. The tiles fitted in the parking space also got damaged due to weight of the vehicle. Came for unloading cement bags. है ना. ठीक है. Mr. K asked Mr. J for replacement of the marble and tiles, to which Mr. J refused, taking the plea that the marble were as per the measurement and it was unsafe to fit the tiles at parking area as it cannot take heavy load. ठीक है. बोल रहा है कि सेल ऑफ गुड्स के तहत कैन मिस्टर जे रिफ्यूज टू रिप्लेस द मार्बल विथ रेफरेंस टू कैवेट एम्प्टर, एनलिस्ट द ड्यूटीज ऑफ बोथ मिस्टर के एंड मिस्टर जे. ठीक है. दूसरा बोला whether the replacement of damaged tiles can be imposed on Messrs. मकराना मार्बल्स. तो ये दो चीज बोला. ठीक है. पहला सवाल, रिप्लेस क्या कर सकता है? रिफ्यूज टू रिप्लेस कर सकता है, कैन रिफ्यूज. ठीक है. वो मार्बल तो रिफ्यूज कर ही सकता है क्योंकि वो मार्बल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर दिया है. ड्यूटी ऑफ के क्या होना चाहिए? उसको मार्बल्स एग्जामिन करना चाहिए एंड टाइल्स एग्जामिन करना चाहिए. टाइल्स में लिखा हुआ है कॉशन, वो पढ़ना चाहिए. ठीक है. तो के तो नेग्लिजेंट है ही, कैवेट एम्प्टर का फिट केस है. ड्यूटी ऑफ मिस्टर जे द सेलर is that the good supplied tiles shall be reasonably fit for the purpose for which the buyer wants. Of course ये भी ड्यूटी है. According to doctrine of caveat emptor, अभी बोल दिया, बायर को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा. In this case, Mr. K has accepted the marbles without examination. है ना. Hence there is no implied condition as regards to defects in marble.
क्लियर है कि नहीं? मिस्टर जे कैन रिफ्यूज टू रिप्लेस द मार्बल एज ही हैज सप्लाइड द मार्बल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ मिस्टर के। ये एक है। अभी ऑल्टरनेटिव आंसर भी दे दिया। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर बायर कैन नॉट होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेक्ट। आया ना? Also provides that there is no implied condition as to quality or fitness of goods sold for any particular purpose. However, an exception to doctrine in this section further provides that if the buyer had made known to the seller the purpose of purchase, relied on the seller's skill and judgment, the seller's business is to supply goods of that description. Clear hai? In the instant case, Mr. K has made known to Mr. J the purpose of purchase and relied on his skill and judgment. It is duty of J to supply marbles fit for that purpose, including the second floor. मैं बोला था ना, ठीक है? Since the marbles supplied were not fit, J is liable to replace the marble to the extent not fit for that purpose. मतलब जो अनफिट है सेकेंड फ्लोर का वो देना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर तो ठीक ही दिया, ठीक है? वही बोल रहे हैं, ठीक है? ड्यूटी ऑफ बायर क्या है? ठीक है, ड्यूटी ऑफ बायर खाली है मेक नोन द पर्पस ऑफ परचेज। ड्यूटी ऑफ मिस्टर जे क्या है? सेलर, ठीक है? ड्यूटी ऑफ मिस्टर जे ये है दैट द गुड्स सप्लाइड दैट इज टाइल्स एंड मार्बल शैल बी रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस। कंसिडरिंग द अबव प्रोविजंस मिस्टर जे विल बी लायबल टू रिप्लेस। तो एक में बोल रहे हैं नॉट लायबल टू रिप्लेस, जहां पे टेक्निकल स्किल्स पे रिलायंस वाला एजम्पशन नहीं ले रहा हूं, और जहां पे टेक्निकल स्किल्स में रिलायंस वाला एजम्पशन ले रहा हूं वहां पे बोलना पड़ेगा। मैं ऑल्टरनेटिव दिखा दिया, ठीक है? ऑल्टरनेटिव इज ऑल्टरनेटिव। अब ये मत पूछना कि ऑल्टरनेटिव लिखे या मेन वाला लिखे, ऑफकोर्स मेन वाला मेन है। समझ में आया? समझ में आया? ये भी समझा दिया, ठीक है? ऑल्टरनेटिव इज ऑलवेज ऑल्टरनेटिव। बैकअप ऑप्शन स्टेपनी का टायर, ठीक है? समझ में आ रहा है ना भाई लैंग्वेज? ठीक है? तुम्हारा दो दोस्त है, दो दोस्त में एक दोस्त तुम्हारा मेन है और दूसरा वाला तुम्हारा फॉल बैक ऑप्शन है, वैसा वाला तुम लोग को जो लैंग्वेज समझ में आता है, ठीक है? बी में आ जाओ। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर, इट इज ड्यूटी ऑफ द बायर टू सैटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर buying the goods that the goods will serve the purpose for which they are being bought. ठीक है ना? Here Mr. J supplied the boxes of tiles with a word of caution that the tiles can bear only reasonable weight. Even though the tiles were laid in the car parking space of Mr. K and got damaged later because of vehicle used for unloading cement bags and beyond the reasonable weight, hence the seller is not liable as the buyer Mr. K, as before laying down the tiles, has to satisfy himself that the tiles will serve specific purpose, can be used for car parking space only. ठीक है? मतलब सीधा हिसाब भाई, मैं क्वेश्चन दे दिया, हेवी सामान टाइल्स नहीं ले पाएगा, उसके बाद तुम गाड़ी के नीचे टाइल्स रख दिए, गाड़ी का वजन सोचो, है ना? तो वही बोला, सिंपल हिसाब। इसके लिए लायबल नहीं हो सकता है। मार्बल्स के लिए लायबल हो सकता है जहां पे टेक्निकल एक्सपर्टाइज यूज किया, और अगर नहीं किया तो क्लियर है। क्वेश्चन 6, व्हाट आर द consequences ऑफ destruction of specified goods before making the contract and after agreement to sell under Sale of Goods Act? ये सेक्शन 7 और 8 का था। गुड्स अगर पेरिश कर गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड। सिंपल हिसाब, ठीक है? गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, ये भी क्या होगा? वॉइड। दोनों में वॉइड होगा। हाँ। क्वेश्चन 7 जल्दी से पढ़ो। बोल रहे हैं what are the implied conditions in a contract of sale by sample under Sale of Goods Act? Also state the implied warranties operative under the act. ठीक है? सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल में implied condition क्या है? बोलो। It shall correspond with the bulk. Buyer shall have reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. And last एक पॉइंट था जो हम लोग ऊपर में डिस्कस नहीं किए पर था, फ्रेंच आर्मी वाला केस। हाँ, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट विच मेक्स इट अनमर्चेंटेबल, याद है? तो वही है। तो ये 3 सेल बाय सैंपल का इम्प्लाइड वारंटीज है। अब बोल रहा है द फॉलोइंग आर द इम्प्लाइड वारंटीज ऑपरेटिव। वारंटी एज टू इम्प्लाइड वारंटी का नॉर्मल जो आंसर था वही 4, याद है ना? ओके।
अब जल्दी से क्वेश्चन 8 पढ़ो। क्वेश्चन 8 बोल रहे ज्वेलरी शॉप में सोनल गया एंड सेल्स गर्ल को बोला डायमंड का चूड़ी चाहिए मेरे को, मैं मुकेश अंबानी का वो बनने वाला हूं, ठीक है, डायमंड बैंगल्स विथ रूबी स्टोन्स, ठीक है। अब सोचो, jeweler told her that we have a lot of designs of diamond bangles but with red stones, not ruby. Ruby भी red होता है but ये normal red. If she chooses for herself any special design of diamond bangle with red stones, they will replace the red stones with ruby. बोल रहे ऑलरेडी डिजाइन बना हुआ है डायमंड विथ रेड स्टोन्स, वो रूबी से रिप्लेस कर देंगे जैसे होता है जुगाड़, बट फॉर द रूबी स्टोन्स दे विल चार्ज सम एक्स्ट्रा कॉस्ट, वो भी बोल दिया ऑफ कोर्स। ज्वेलर रिक्वेस्टेड हर टू कम बैक आफ्टर अ वीक, बोला एक हफ्ता भर टाइम दीजिए, आइए उसके बाद, ठीक है। व्हेन शी केम आफ्टर अ वीक टू टेक डिलीवरी ऑफ बैंगल्स, शी नोटिस दैट ड्यू टू रूबी स्टोन्स द डिजाइन ऑफ द बैंगल्स कंप्लीटली चेंज हो गया। बोल रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम ये नहीं लेगा, हाँ है ना। मैनेजर को बोला कि मेरा पैसा एडवांस वापस दो, ठीक है, और मैनेजर बोला हम तो नहीं देंगे, आपके लिए इतना हाई वैल्यू आइटम का इंतजाम किए, आप आके बोल रहे हो अभी नहीं लगेगा, नहीं होगा। अब बोलो क्या सोनल को पैसा मिलना चाहिए? What would be your answer if jeweler says that he can change the design but will charge extra cost for the same? मतलब ये सही होगा? अच्छा, तो देखो पहला चीज याद करो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक है, याद करो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होगा या अग्री टू ट्रांसफर होगा, ठीक है, अगेंस्ट कंसिडरेशन, एंड ये आज भी हो सकता है या फ्यूचर में भी हो सकता है, राइट। सो ये फ्यूचर गुड्स का एग्जाम्पल था। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स क्या है? फ्यूचर गुड्स। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रोविजंस इट कैन बी सेड दैट देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल बिटवीन सोनल एंड ज्वेलरी शॉप, ठीक है। सेल नहीं हुआ है क्योंकि पिक ट्रांसफर नहीं हुआ था, अग्री टू ट्रांसफर हुआ था। Even though the payment was made by Sonal, property in goods can be transferred only after fulfillment of conditions. रूबी स्टोन्स के लिए ओरिजिनल डिजाइन तो डिस्टर्ब हो ही गया, तो मैं खरीदना चाहता था एक चीज, दूसरा चीज क्यों लूं? हाँ ना, शक्ल चेंज हो गया। बैंगल्स आर नॉट इन ओरिजिनल पोजिशन, हेंस सोनल का कंटेंशन राइट है, शी कैन अवॉइड द एग्रीमेंट टू सेल एंड रिकवर द प्राइस। बट ज्वेलर अगर बोल रहे कि मैं ओरिजिनल पोजीशन कर दूंगा, डिजाइन ठीक कर दूंगा, ही कैनॉट चार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट, क्योंकि सोनल तो वही कॉस्ट में बोला था, तो बोला ही था रूबी के लिए मैं एक्स्ट्रा जो दूंगा, डिजाइन के लिए एक्स्ट्रा का बात थोड़ी ना हो गया, ठीक है। उसको अगर ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगे भी, वो कस्टमर को वो चार्ज नहीं कर पाए, हाँ या ना, नेचुरल सेंस। So in this answer, can we also write the sale by sample? ये तो सैंपल दिखा के थोड़ी ना हुआ, सैंपल तो तुमको दे देते हैं घर पे, थोड़ी ना रूबी और डायमंड तुमको घर में देगा तो मेरे को बताओ, हम अभी जाएगा ले। डेमो क्लास इज अ सैंपल, दिया जा रहा है, लो क्लास, ठीक है, बट बैंगल तो दिया नहीं जा रहा है, दिखाया जा रहा है। डिस्प्ले एक होता है, बात समझे? तुम वो सैंपल लेके पहन सकते हो, कहीं ले जा सकते हो, ठीक है। दुकान में बैठ के देखना इज नॉट सैंपल। डिस्क्रिप्शन तो देखना भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन तो सुनना है। तुमको कोई बोला अरे यहाँ पे शोमोदीप तो सर लॉ बहुत अच्छे पढ़ाते हैं या बहुत घटिया पढ़ाते हैं, वो डिस्क्रिप्शन होगी, दैट इज डिस्क्रिप्शन। आंखों देखा अलग होता है, ठीक है। चाय का पत्ती का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ओके। नाउ सेल वर्सेस हायर परचेज हम लोग पढ़े थे ना, डिफरेंस याद है ना, ठीक है। क्वेश्चन 11, 12 एंड 13, बस 3 ही क्वेश्चन करना है। 10 इज डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड सेल विच यू गाइज नो। सो 11 जल्दी से देखो और बोलो मेरे को। टीके बोल के एक जन है जो ऑर्डर किया टिम्बर ऑफ 1 इंच थिकनेस, मोटा मोटा टिम्बर से क्या होगा? बीइंग मेड इनटू ड्रम्स। सेलर ने अग्री किया
कि मैं सप्लाई करूंगा इतना मोटा टिम्बर. However, timber supplied by the seller varies in thickness. Thickness पूरा 1 इंच नहीं है, 1 से लेके 1.4 इंचेस का है. The timber is commercially fit for the purpose for which it was ordered. ऑर्डर के लिए फिट था. टीके रिजेक्ट किया टिम्बर. एक्सप्लेन विथ रेलेवेंट प्रोविजंस. कैन ही रिजेक्ट द टिम्बर? क्वालिटी, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस. फोकस करो भाई, फोकस. क्वालिटी और फिटनेस. अच्छा, क्वालिटी और फिटनेस के लिए क्या था इम्प्लाइड कंडीशन? दैट शैल बी रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस ऑफ द बायर. हाँ है ना. द बायर शुड हैव मेड नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस. वो बोल दिया. द बायर शुड रिलाई ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर. द गुड्स मस्ट बी ऑफ डिस्क्रिप्शन डेल्ट बाय द सेलर whether he is a manufacturer or not. तो इंस्टेंट केस में टिम्बर सप्लाइड सेलर इज कमर्शियली फिट, वही बोल दिया. इट मीन्स इम्प्लाइड कंडीशन और द पार्ट ऑफ सेलर इज फुलफिल. टीके कैन नॉट रिजेक्ट द टिम्बर. बट देखो ये सब में एक ऑल्टरनेटिव होता है, क्योंकि कैविएट एम्प्टर भी है. ठीक है. सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन. देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन गुड शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन. मैं अगर 1 इंच बोला तो 1 इंच कॉरेस्पॉन्ड होना चाहिए. ऑल्टरनेट. ठीक है. द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर गुड्स विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद डिस्क्रिप्शन. Thus, it has to be determined whether the buyer has undertaken to purchase the goods by their description, whether the description was essential for identifying the goods where the buyer had agreed to purchase. ठीक है ना. In the instant case, the timber varies from 1 to thickness of the timber varies to between 1 to 1.4 inch. It does not correspond with the description exactly. ये alternate एक सोच है. ठीक है. alternate is always alternate. राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये क्वेश्चन बी था. क्वेश्चन बी एक बार पढ़ो. AB 500 बैग्स ऑफ वीट सेल किया CD को. हर एक बैग में 50 किलोग्राम्स ऑफ वीट है. AB 450 बैग्स ट्रांसपोर्ट कर दिया. CD हिमसेल्फ टुक रिमेनिंग 50 बैग्स. ठीक है ना. समझ में आया. Before CD receives delivery of 450 bags sent by road transport, he becomes bankrupt. 50 वो लेके गया, 450 सेलर ने भेजा है बायर को. बायर 50 खुद से लेके गया, 500 बैग का ऑर्डर था. ठीक है. 450 बैग पहुंचने से पहले बायर क्या हो गया? भिखारी. ठीक है. अब ये खबर उसको मिल गया. एबी या सेलर को कुछ पैसा अभी तक नहीं मिला. वो इन ट्रांजिट स्टॉप कर दिया. अब ऑफिशियल रिसीवर ऑफ बायर आ गया. वो इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल रिसीवर आ गया, बोला ये प्रॉपर्टी इंसॉल्वेंट बायर का ही है, उसका एस्टेट में ये माना जाएगा. समझो क्या बोलने का कोशिश किया. अब क्या होगा वही पूछा गया. पढ़ के नहीं ना, पढ़ के बताओ. पढ़ के तो यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, बट पढ़ने से क्या होगा? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट लेके सवाल है ऑफकोर्स, बट क्या होगा? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब ही तो वो है कि मैं ये राइट एक्सरसाइज क्यों करूं, क्योंकि मैं अनपेड सेलर हूं. अनपेड सेलर का ही तो राइट है. तो राइट जब गवर्नमेंट दे रहे थोड़ी ना लेगा. ठीक है. तो देखो वही बोला गया है लास्ट लाइन. द ऑफिशियल रिसीवर ऑन CD's इंसॉल्वेंसी कैन नॉट क्लेम द बैग्स. ठीक है ना. क्लियर है? क्लियर है. ओके. क्वेश्चन 12 पढ़ो. Mrs. Kanchan went to local rice and wheat wholesale shop and asked for 100 bags of बासमती राइस. शॉपकीपर कोट किया 125 रुपया पर किलो और वो एग्री कर गई. मिसेस कंचन बोला कि 100 किलो लूंगा तो सैंपल दो. ठीक है. शॉपकीपर शोड हर अ बोल ऑफ राइस. ठीक है. द सैंपल एग्जैक्टली कॉरेस्पॉन्डेड टू द एंटायर लॉट. मिल भी गया. मिसेस कंचन एग्जामिन किया सैंपल कैजुअली विदाउट नोटिसिंग द फैक्ट दैट इवन दो द सैंपल ऑफ बासमती राइस of basmati rice, but it contained a mix of long and short grains. लंबा और छोटा दाना का मिक्स था. ठीक है. The cook on opening the bags complained that the dish if prepared with the rice would not taste
the same as the quality of rice was not as per requirement of the dish. बिरयानी. ठीक है. अब बोला Mrs. Kanchan wants to file a suit of fraud against the seller, alleging him of selling mix of good and cheap quality rice. Will she be successful? Number one. Decide the fate of the case and the options open to Mrs. Kanchan for grievance redressal as per Sale of Goods Act. What would be your answer if Mrs. Kanchan specified her exact requirement as to the length of rice? पहला चीज ये सेल बाय डिस्क्रिप्शन है, हाँ है ना, तो कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल है, तो कंडीशन एज टू सैंपल के लिए वही बल्क कॉरेस्पॉन्ड विद सैंपल इन क्वालिटी. द बायर शैल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल. एंड लास्टली क्वालिटी, मर्चेंटेबल क्वालिटी, अनमर्चेंटेबल हो गया, तो ये तीन चीज लिख. इंस्टेंट केस में मिसेस कंचन सक्सेसफुल नहीं होगा बिकॉज वो कैजुअली एग्जामिन किया था. याद है द वर्ड कैजुअली, हर एक शब्द का इंपॉर्टेंस सोचो, तब लिखा है क्वेश्चन में. ठीक है. सैंपल ऑफ राइस विदाउट नोटिसिंग द फैक्ट दैट इवन दो द सैंपल वाज दैट ऑफ बासमती बट इट कंटेन्ड अ मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, और वो सैंपल को मिला के ही फीड दिया, हाँ है ना. इन द इंस्टेंट केस अब क्वेश्चन 1 था जो ये विल शी बी सक्सेसफुल, मतलब नो. अब बोला डिसाइड द फेट ऑफ द केस, और उसको क्या मिल सकते हैं. इन द इंस्टेंट केस मिसेस कंचन डज नॉट हैव एनी ऑप्शन अवेलेबल फॉर हर ग्रीवेंस ऑफ कोर्स. एंड लास्टली बोला, क्या बोला कि अगर वो स्पेसिफाई कर देता रिक्वायरमेंट तब ऑफ कोर्स तब मिलता. ठीक है, तब तो वो कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन हो जाता. मैं डिस्क्रिप्शन दे दिया, सारा लंबा होगा. क्लियर है? ओके. क्वेश्चन 13 पढ़ो. सर ये अभी पढ़े. ठीक है, तो दैट कंक्लूड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट. आई एम स्टार्टिंग वंस अगेन. ऑनलाइन वाले जो लोग जिंदा हो जग जाओ. ठीक है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये 3 एक्ट छोटा छोटा है. मैं देखो सबसे बड़ा 2 एक्ट पहले करा है, कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एंड इसके बाद ये 3 एक्ट बहुत ही छोटा है, तुम लोग को भी मालूम है. और बीसीआर पूरा पोर्शन मेरे को एक सवाल दिखाने से भी हो जाएगा पूरा कवरेज. और फाइल वाइज रिवीजन नोट्स का फाइल वाइज मैं कह दूं, दोनों फाइल में जो सवाल है वो सारा पास्ट पेपर से उठाया हुआ और हॉट क्वेश्चन है. सर इसका मतलब क्या ये सजेशन है? ये तरह का ही पेपर बनेगा. अब सजेशन थोड़ी ना क्वेश्चन पेपर हम लोग दे देंगे. ठीक है. और यू वांट टू नो दैट व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन कम, राइट? यू हैव गॉट दैट इन योर हैंड. ओके, बट फुल प्रिपरेशन करना है, फुल रिवाइज करना है. फुल रिवाइज करने के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, फिर ये खुद से लिखना है ना देख के. ठीक है, तब जाके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब जाके दिमाग खुलेगा, तब जाके रिलेट कर पाओगे. और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, आंसर्स भी दिया हुआ है. ओके, सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पहला सवाल क्या है? देखो पहला सवाल बोल रहे 3 पार्टनर्स है, पी क्यू एंड आर रिटायर किया. अच्छा बोलो रिटायरमेंट का क्या याददाश्त आ रहा है? रिटायरमेंट में नोटिस देना पड़ेगा ना, पब्लिक नोटिस. अगर स्लीपिंग पार्टनर है तो नहीं देने से भी चलेगा. और रिटायरिंग पार्टनर विल बी हेल्ड लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म till the date of public notice, till the date of his retirement as an active partner, post the date of his retirement till the public notice as a partner by estoppel. याद आया? और मोड ऑफ रिटायरमेंट क्या क्या था बोलो? एक था बाय गिविंग नोटिस टू ऑल दी अदर पार्टनर्स, रिटन नोटिस, हाँ या ना? बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट पे पहले से लिखा हुआ है 58 में वो रिटायर करेगा. और उसके बाद और एक था क्या? बाय यूनानिमस कंसेंट. वेरी नाइस. ठीक है ना? सो ठीक ही तो बोले, तो ये है. अब देखो बोला आर ने रिटायर किया विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस. पी अप्रोच किया एस को, एन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ट्रेडर फॉर परचेज ऑफ 25 फैंस फॉर हिज फर्म. ठीक है ना? पी खरीदने गया, रिटायर कर गया और पब्लिक नोटिस नहीं दिया. एस से खरीदने गया. पी इंट्रोड्यूस्ड ई एज एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म एज हिज पार्टनर टू एस. ठीक है, एस को ई को दिखा के बोला ई मेरा पार्टनर भी है. ठीक है. ई एस बिलीविंग ई एंड आर पार्टनर्स. एस सिर्फ आर को ही पार्टनर नहीं माना, एस को लगा ई भी पार्टनर है. ठीक है, 25 फर्म दे दिया.
एस को फैंस का पैसा नहीं मिला क्रेडिट पीरियड के बाद भी। अब एस बोल रहा है मेरे को पैसा मिलने के लिए मैं केस करूंगा। अब पूछा जा रहा है कि क्या किस किस से एस को पैसा मिल सकता है, आंसर दो, किस किस से मिल सकता है, पी क्यू आर ई या सिर्फ पी क्यू? देखो सवाल, अच्छा सवाल क्यों नहीं समझ पाए भाई तुम? सवाल समझ पाए या नहीं पाए? तुम मेरे साथ रहो ना, मेरे साथ मेंटली रहो, फिजिकली नहीं, ठीक है? अब मेंटली रहो मेरे साथ, जल्दी से मेरे को बोलो सवाल में क्या समझ में नहीं आया। पी क्यू क्यू 4 पार्टनर्स था, 3 पार्टनर्स था, पी क्यू आर, आर रिटायर कर गया, आर फॉर रिटायर्ड, आर फॉर रिटायर करने के बाद पी जो एक पार्टनर है वो दुकान में गया, इससे फैंस खरीदा 25 फैंस, ठीक है? इतना तो क्लियर ही था। हाँ। फिर इसको पैसा नहीं मिला और इसको जब वो दुकान से खरीदने गया, ई को बोला ई मेरा पार्टनर है और एक पार्टनर को दिखाया, क्यों ये बोला कोई बोल पाओगे? ई फॉर क्या? एस्टॉपेल। तो क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्वेश्चन से ही तो समझ जाओगे तुम लोग, इतना क्वेश्चंस किए हो, इतना कॉन्सेप्ट पढ़े हो, ठीक है? अब आंसर दे पाओगे? रुको, पे करेगा कौन कौन, किससे किससे पैसा ले सकता है? सिर्फ पीक्यू से या पीक्यू आर से या पीक्यू आर ई से? अगर एमसीक्यू मैं करूं, पी क्यू आर ई चारों से पैसा मिल सकता है? हाँ, आंसर इज यस, पी क्यू आर ई। आर रिटायर कर गया बट आर क्या पब्लिक नोटिस दिया? तो फिर क्यों बोल रहे हो? हाँ, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देता है आर भी लायबल होगा, ये भी तो लिखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो यही आंसर है। देखो, देयरफॉर एस कैन रिकवर द पेमेंट फ्रॉम पी क्यू आर ई। क्लियर है अभी भाई? होम मेंटली ओके। Question 2. What are the rights of the partners with respect to conduct of business of a firm as prescribed under Indian Partnership Act? यानी कि conduct of business करने के लिए क्या क्या rights है? Of course, every partner has a right to take part in the business consultation. ठीक है ना? He will attend to his duties diligently, etc., etc. फिर every partner have access AIC, access inspect copy books of the firm. In the event of death, legal representatives shall have right, ठीक है, etc. Question 3, expulsion लिख सकते हो ऊपर। expulsion पहला था रिटायरमेंट, सेकंड था राइट्स, थर्ड है expulsion. expulsion का मतलब है तुम क्लास से बाहर निकलो। expulsion एग्जाम्पल दिया, निकालना। कैन अ पार्टनर बी एक्सपेल्ड? यस, व्हाई नॉट? टीचर से पार्टनरशिप जो करता है उसको सब टीचर लोग सबको एक्सपेल कर देता है, ठीक है? कैन अ पार्टनर बी एक्सपेल्ड? आंसर इज यस। टीचर हो, नॉन टीचर हो, पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हो, प्रोवाइडेड देयर आर ग्राउंड्स फॉर एक्सपल्शन इन द डीड, एंड एक्सपल्शन मस्ट बी डन बाय यूनानिमस या मेजॉरिटी? मेजॉरिटी। खुद को कोई थोड़ी ना एक्सपेल करता है। एंड थर्ड पॉइंट, इट मस्ट बी डन इन गुड फेथ। क्लियर है? याद आया? यही पढ़ाए थे एक्सपल्शन में। अच्छा, एक्सपल्शन में आप ये पढ़ाए थे कि गुड फेथ में कब होता है? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, है ना? यही तो है। क्लियर है? तो यही बोला, यही आंसर है। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 पढ़ो। बोल रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, और नॉन रजिस्ट्रेशन पे कोई पेनल्टी भी नहीं है, तभी तो लोग नहीं करते। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। याद है? नॉन रजिस्ट्रेशन ना करने से क्या क्या नहीं होगा? तो हाँ, कैनॉट सू थर्ड पर्सन, बट थर्ड पर्सन तुमको सू कर सकते हैं। सबसे बड़ा बंबू, पार्टनर लोग आपस में एक दूसरे का ऊपर केस नहीं कर पाएगा, फर्म के ऊपर भी नहीं कर पाएगा। हाँ, इन एक्सेस ऑफ ₹100, ठीक है? मतलब कोई भी नहीं कर पाओगे, 100 के नीचे करके क्या कर लोगे, ठीक है? और यही सारा पॉइंट्स था, ठीक है? ओके, तो राइट्स विच आर अनडिस्टर्ब्ड, राइट्स विच आर डिस्टर्ब्ड। पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप में फर्क क्या है? याद है ना? याद है ना? ओके। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड क्या है? सबको मालूम है, ठीक है? कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनरशिप इन अ पार्टनरशिप फर्म? आंसर को याद करो। माइनर कैन बिकम cannot become a full-fledged partner, but a minor can become a partner with a limited liability
for the benefits of the firm with the unanimous consent of all the partners. ठीक है ना. माइनर का राइट क्या है उसका? एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. ही कैन हैव एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, बट उसको समझ में कुछ नहीं आएगा. ही कैन सू द पार्टनर्स फॉर अकाउंट्स और पेमेंट ऑफ हिज शेयर. ठीक है ना. ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी उसको क्या राइट्स था? 6 महीने के अंदर उसको बोलना पड़ेगा वो रहेगा या जाएगा. अगर रहेगा तो उसका टॉपिक खोलना पड़ेगा उसको, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, याद करो. ठीक है. और अगर नहीं रहेगा या रहेगा नहीं बोला 6 महीना एक्सपायर करने के बाद डीम्ड पार्टनर माना जाएगा. याद आया ना. और यही है और कुछ नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन 8 पढ़ो. क्या बोला कि एबीसी एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म है 1990 से. एबीसी पार्टनर्स है, ऑफकोर्स नाम से पता चल रहा है. अब ए अपना शेयर 78 इयर्स का है, अपना शेयर पार्टनरशिप फर्म में अपना बेटा प्रतीक को देना चाहता है जो सीए भी पास किया. ठीक है. और बी एंड सी इंटरेस्टेड नहीं था, प्रतीक ज्वाइन करने नहीं चाहता था. ठीक है. After some time, Pratik felt that the books of accounts displaying only small amount as profit despite huge turnover. टर्नओवर बड़ा है, सेल्स ज्यादा है, बट प्रॉफिट छोटा है. हो ही सकता है भाई, बट नहीं भी हो सकता है, शक तो होगा ही. ठीक है. अब he wanted to inspect the books of the firm, arguing that it is his entitlement as a transferee of partners' interest. याद है टॉपिक था. However, the other partners believe that he cannot challenge the books of accounts. जो देगा लेना पड़ेगा. याद है ना, यही था ना. Can Mr. Pratik be introduced as a partner? Number 1, if his father wants to get a retirement. Number 2, as an advisor, help them resolve the issues applying necessary provisions. So introduction of a partner नया लाने के लिए यूनानिमस कंसेंट चाहिए. बी सी नहीं चाहता है तो प्रतीक नहीं आ पाएगा. ठीक है. तो वो हो गया. राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, ये राइट्स हम लोग पढ़े थे. Transfer by partner of his interest in the firm, either absolute or by mortgage or by creation of by him of a charge on such interest, does not entitle the transferee during the continuance of the firm to interfere in the conduct of the business, to inspect books of accounts, but entitles transferee to receive share of profits. Clear है. बट उसको वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो पार्टनर्स दे रहे, as agreed by partners. Hence, Mr. Pratik cannot inspect books and the contention of the other partners is right. Clear है? Clear है? दोस्तों clear है? Define partnership and name the essential elements for existence of a partnership as per Indian Partnership Act. Definition को खोल के पोस्टमार्टम करके प्रेजेंट करना पड़ेगा, जैसे मैं किया था पहला क्लास ऑफ पार्टनरशिप में. Agreement between two or more persons. Persons का मीनिंग, agreement का मीनिंग, agreement between two or more persons to share profits. Profit sharing includes losses. To share profits arising out of business. Business का मतलब टोपी. हाँ. And carried by all or any one of them acting for all mutual agency. Clear है? Okay. Elements of partnership. Elements of partnership तो वही आंसर है सर, लंबा है. अब देखो वही सेम फिक्स पीरियड पार्टनरशिप. कंटिन्यूइंग गारंटी बोलो. कंटिन्यूइंग गारंटी का क्या पढ़े थे और गुडविल का क्या पढ़े थे, एक बार याद दिलाओ. देखो रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी याद रहेगा तो मैं एग्जांपल देके याद करा रहा हूं, भूलो मत. कंटिन्यूइंग गारंटी हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट. 12 महीने के लिए तुम बैंक को बोल दिए जो भी वो है, जो भी बैंक का डाउनसाइड है या रिस्क है वो तुम गारंटी दे रहे हो कि अगर 12 महीने के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहा है बिजनेस को, बिजनेस जो भी ओवरड्राफ्ट करेगा उसका पैसा अगर बिजनेस नहीं चुका पाया तो मैं चुका दूंगा, मैं अमीर पार्टनर हूं. ठीक है. ठीक है. अब ये गारंटी 12 महीने भर है, तो ये गारंटी क्या एक ट्रांजैक्शन है या ओवर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है? यही है डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी. अब इसको रिवोक कैसे किया जाए, मतलब कैंसिल कैसे किया जाए? कल मैं रिटायर करने वाला हूं, 12 महीना में 9 महीना बाकी रह गया, 3 महीना पहले मैं गारंटी दिया था बैंक को कंटिन्यूइंग वाला. कल रिटायर कर जाऊंगा तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा और उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, बैंक को बताना पड़ेगा भाई बैंक गारंटर के तौर पे मैं नहीं रहना चाहता हूं. क्यों रहूं?
ठीक है। सो गारंटर का तौर पे मैं नहीं रहना चाहता हूं, यानी कि बैंक बोलेगा यू वांट टू रिवोक द कंटिन्यूइंग गारंटी मिस्टर दास, मैं बोलूंगा हाँ, वही है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। ठीक है, तो क्या होगा, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए मैं लायबल नहीं रहूंगा, बट जितना हो गया आज तक उसके लिए रहूंगा। यही है इंपैक्ट। क्लियर है। गुडविल क्या है तुम लोग लिख लोगे, मेरे को तंग मत करो। क्वेश्चन 11 क्या है, विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक्सप्लेन वेरियस इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। बोलो, इंसॉल्वेंट डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी के बाद से पार्टनर नहीं है, पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ेगा, एडजुडिकेशन ऑर्डर ही काफी है, ठीक है ना। और he will be ceased to be a partner from the date of adjudication order only. Estate of the insolvent liable हो जाएगा for all his personal liability as well as firm's liability. है ना, firm is not liable for any of his act. ठीक है, यही है। क्वेश्चन 12 जल्दी से पढ़ो, 12 and 13 जल्दी पढ़ो, 12 पहले पढ़ो। मैं तो क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, शुरू में मास्टर लिखा है, मेरे को दिखा, मैं बोला मास्टर। ठीक है, मास्टर एक्स वॉज इंट्रोड्यूस टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप ऑफ एबीसी एंड कंपनी विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी कि यूनानिमस कंसेंट। तो ठीक है सर, मेजॉरिटी अटेंड करने के बाद 6 महीना हो गया, 6 महीने के अंदर उसको तय करना था, 6 महीना हो गया और वो पब्लिक नोटिस नहीं दिया, वो रिटायर करेगा कि नहीं करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, डीम्ड पार्टनर। फाइल्ड अ सूट, अब सॉरी नहीं, लेटर ऑन एल बोल के एक सप्लायर था इस फर्म का, एबीसी एंड कंपनी, जहां पे मास्टर एक्स पार्टनर बना था। एल सप्लायर ऑफ मटेरियल्स था, फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट एबीसी एंड कंपनी फॉर रिकवरी ऑफ द डेट ड्यू। ठीक है ना, तो डेट ड्यू के लिए वो रिकवरी फाइल लेटर दिया और मनी रिकवरी सूट किया फर्म के खिलाफ। अब बोलो, क्या मास्टर एक्स लायबल होगा? नो, ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल है, टू व्हाट एक्सटेंट एक्स विल बी लायबल if he failed to give public notice after attaining majority. If he failed to give public notice, he will be a deemed partner for all the acts of the firm from the date of his joining. Unlimited liability. So he will be. And can L recover his debt from X? Of course he can. तो वही लिखा है, he becomes personally liable to third parties for all acts of the firm done since he was admitted to the benefits of partnership. Clear है? And his share in property and profits of the firm remain the same to which he was entitled as a minor. In the instant case वो liable रहेगा, ठीक है। And second case में वो अगर elect नहीं किया, वो partner हो गया, L can recover from him. Clear है? Okay. Question 13 जल्दी से। Question 13 बोल रहे हैं कि कौन कौन सा पार्टनरशिप है, कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, ऊपर देखो, ऊपर देखो, बोर्ड में देख के बताओ मेरे को। 2 firms each having 12 partners combined by an agreement into one firm. A and B co-owners agree to conduct a business in common for profit. Agree to conduct a business in common. तो बोली तो दिया बिजनेस करेगा, पहले co-owners था, अभी बिजनेस करेगा, तो पार्टनरशिप है। क्लियर है ना? देखना सीखो, co-owners बोलने से ही जंप मत करो। क्या होता है ना, हम लोग जज करते हैं, सोचते नहीं। The world is full of people who judge. Don't think. You think and don't judge. First think and then judge. That's even better. So question पढ़ते ही जज मत करो, co-owners, co-ownership कर गया, नहीं, co-owners के बाद क्या बोला वो पढ़ो। Agreed to conduct the business. Are you getting me? सिखा रहा हूं। Some individuals form an association to which an individual contributes 500 annually. क्लब बनाया, क्लब क्या होता है, एनजीओ। एनजीओ का पार्टनरशिप कभी भी हो सकता है, नहीं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एसोसिएशन इज टू प्रोड्यूस क्लोथ्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द क्लोथ्स फ्री टू वॉर विडोज। ठीक है ना, एकदम ही एनपीओ है। ठीक है, नॉट पार्टनरशिप। ए एंड बी को-ओनर्स शेयर बिटवीन देमसेल्व्स रेंट डिराइव्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड, ये को-ओनरशिप है। गॉट इट? नंबर लास्ट, A and B buy commodity X and agree to sell the commodity sharing the profits equally. Partnership. Very nice. वही है। जल्दी से LLP एक्ट में आइए। LLP एक्ट, LLP एक्ट सबसे नया एक्ट था, हम लोग पढ़े थे
एलएलपी एक्ट से और जो भी सवाल आने वाला है पेपर में फुल मार्क्स लाने का कोशिश करना पड़ेगा, एलएलपी एंड कंपनीज एक्ट में खास करके, क्योंकि है छोटा और मार्क्स है वही 10, तो 10 में से 10 इस दो एक्ट्स से इजी है. दिस इज द स्ट्रैटेजी विच वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो रॉन्ग. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना बड़ा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इतना बड़ा है, पार्टनरशिप एक्ट भी छोटा नहीं है, तो ये तीनों में उलझ के वो लोग ये दो का इजी बोनस मिस कर जाता है. ये दो को एकदम खास करके ये दो को स्ट्रेंथ बना लीजिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट यहाँ पे जिस लेवल में मैं पढ़ाया पूरा क्लियर हो गया था. शायद एलएलपी भी वही हुआ था, एकदम छोटा है. तो एलएलपी एंड कंपनीज एक्ट में 20 में 20 तो मिलना ही चाहिए, वहां पे 20 और बीसीआर में एटलीस्ट 30 विल मेक यू 50 इन लॉ. जस्ट इमेजिन. एंड वो 50 के ऊपर बाकी तो आता ही है, जबरदस्त आता है. तो बाकी में अगर 20 और 50 70 में तुम्हारा 50 आ गया, ठीक है, 70 में अगर 50 आ गया या 60 में 50 आ गया, बाकी 40 में तुमको तो एटलीस्ट 20 आना ही चाहिए. तो सोचो, लॉ में 70 पार करना इज नॉट टफ, इट्स अ इजी गेम, provided you have done your homework of writing answers, knowing the areas where you can get full like LLP and company. छोटा पढ़ के पूरा, है ना. चलो LLP शुरू करते हैं. LLP में बोला है कि फ्रॉड होने से, पहला सवाल देखो, मैं सारा बेस्ट सवाल रख दिया, टफेस्ट मोस्ट अनकंफर्टेबल जो क्वेश्चन में एक स्टूडेंट एक चैप्टर से हो सकता है वैसा ही सवाल रखा. बोल रहे कि लाइबिलिटीज ऑफ एलएलपी का लाइबिलिटी एंड इट्स पार्टनर्स, बिकॉज सेपरेट एंटिटी है ना लीगली, तो पार्टनर लोग का लाइबिलिटी और एलएलपी का भी लाइबिलिटी क्या होगा फ्रॉड होने से. कोई थर्ड पार्टी के साथ अगर फ्रॉड किया एलएलपी तो क्या होगा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड ऑफ द एलएलपी. इन केस ऑफ फ्रॉड in the event of an act carried out by a LLP or any of its partner with the intent, धोखा देने का इरादा, to defraud the creditors or any other person, creditor नहीं भी हो, for any fraudulent purpose, the liability of the LLP and the partners who acted with the intent to defraud creditors or for fraudulent purpose shall be unlimited. तो हाथ देखे बगल में क्वेश्चन के ऊपर में लिख के रखो unlimited liability, मतलब घर से लाना पड़ेगा. अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर ऑल और एनी ऑफ डेट्स और अदर लाइबिलिटीज ऑफ द एलएलपी. हाउएवर, क्या बोला है? हाउएवर इन केस एनी सच एक्ट इज कैरिड आउट बाय अ पार्टनर, द एलएलपी इज लायबल to the same extent as the partner unless it is established by the LLP that such act was without the knowledge or authority of the LLP. अब ऐसा हो सकता है कोई पार्टनर LLP का अथॉरिटी में काम नहीं किया, यानी कि बाकी पार्टनर्स को पता नहीं था, वो खुद से फ्रॉड किया, खुद फ्रॉड है, किसी को पता है नहीं, कुछ क्या कर बैठा, तो वहां पे LLP का अनलिमिटेड लाइबिलिटी मत ठहरो, नहीं तो सब फंस जाएंगे ना, है ना. ठीक है. पनिशमेंट क्या है वो बताइए? 5 साल तक का जेल और, यानी कि इंग्लिश और नहीं, एंड मिनिमम 50,000 से 5 लाख, तो सारा 5 वाला फिगर से तो लिख के रखो 5 बगल में, पनिशमेंट का बगल में लिखे रखो 5 years 5 लाख 50K, तो याद रहेगा ना 50K मिनिमम और 5 लाख मैक्सिमम, एंड प्लस लिख के रखो. तो ऐसे लिखो सर, कैसे लिखते हैं दिखाइए पढ़ने के लिए. 5 years प्लस 0.5K टू 5L, ठीक है ना, यही है ना सजा. अच्छा सर ये किसको मिलेगा? ऑफ कोर्स तुम LLP को कैसे जेल भेजेगा? इम्प्रिजनमेंट तो पार्टनर का ही होगा जो पार्टनर गलती किया, हाँ है ना. सोचो सोचो, दिमाग को चलाओ, ठीक है ना. अच्छा, कंपेंसेशन ऑन कमीशन ऑफ फ्रॉड, कंपेंसेशन करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, ना पढ़ने से भी चलेगा, घर में पढ़ लेना, ठीक है. ये क्या है सर? डिफरेंस है कंपनी वर्सेस LLP का, खुद से हो जाएगा ना. एक्सप्लेन द इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ अ LLP एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स. LLP को कैसे इनकॉर्पोरेट करता है मैं 2-3 बार पढ़ाया हूं, ठीक है.
State the rules regarding registered office of a LLP and change. Registered office of a LLP को चेंज कैसे किया जा सकता है? एक LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जहां पे ऑल नोटिसेस भेजा जाता है. A document may be served on a LLP or a partner or a designated partner by sending it to a post under certificate of posting or by registered post at the registered office. LLP ये रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या चेंज कर सकता है? एकदम कर सकता है. एंड ये चेंज करने का नोटिस उसको पब्लिक नोटिस के रूप में देना पड़ेगा. किसको? रजिस्ट्रार को. एंड रजिस्ट्रार को फाइलिंग फी दे के एप्लीकेशन करने के बाद रजिस्ट्रार उसका एड्रेस चेंज करेगा. वो प्रोविजंस अगर ना मान के वो खुद एड्रेस चेंज करता है तो उसको सजा मिलेगा मिनिमम 2000 एंड हर एक पार्टनर को देना पड़ेगा एंड 25,000 तक हो सकता है. क्लियर है? सीक एकेडमी एलएलपी का रजिस्टर्ड एड्रेस हम लोग लास्ट साल चेंज किए थे. फाइन नहीं लगा, चेंज कर लिए थे. ओके, सो Question 5. Discuss the conditions under which LLP will be liable and not liable for the acts of partner under Limited Liability Partnership Act. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. LLP कब लायबल होगा और कब लायबल नहीं होगा पार्टनर्स का एक्ट के लिए. कंडीशंस अंडर विच LLP विल बी लायबल पहले बोला, विल नॉट बी लायबल बाद में बोला. देखो आंसर. कब लायबल होगा? कब लायबल होगा? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द LLP या LLP का ऑथोरिटी लेके अगर पार्टनर कुछ रॉन्ग डूइंग करेगा तब LLP को लायबल होना चाहिए और अदरवाइज नहीं. तो ये लिखा है LLP नॉट बाउंड इफ पार्टनर हैज नो ऑथोरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द LLP and the person knows that he has no authority or does not know or believe him to be a partner of LLP. क्लियर है? तो तुम जब तुमको पता है LLP लिख दिया है कि ये पार्टनर को कोई हक नहीं है बेचने का, तुम उसी पार्टनर से जाके खरीद रहे हो, तो फिर गलती किसका है? हाँ, वही बोला. सिंपल चीज है. ठीक है. क्वेश्चन 6 जल्दी पढ़ो. BC प्राइवेट लिमिटेड एंड सब्सिडियरी KL प्राइवेट लिमिटेड आर होल्डिंग 90,000 and 70,000 शेयर्स रेस्पेक्टिवली इन PQ प्राइवेट लिमिटेड. सर ये कंपनीज एक्ट का सवाल हो गया. हाँ, ये कंपनीज एक्ट का सवाल है. ये गलती से लास्ट सवाल था तो इसलिए आ गया. तो अच्छा है कंपनीज एक्ट शुरू कर रहे हैं विद दिस क्वेश्चन. कंपनीज एक्ट, रिवीजन ऑफ कंपनीज एक्ट इज द लास्ट बिट इन आवर लॉ रिवीजन. पहला सवाल कंपनीज एक्ट रिलेटेड. द फर्स्ट क्वेश्चन इज BC प्राइवेट लिमिटेड एंड उसका सब्सिडियरी KL प्राइवेट लिमिटेड 90,000 और 70,000 शेयर PQ प्राइवेट लिमिटेड में होल्ड करता है. तो मेरे को पहला सवाल जो हो रहा है मन में, क्या PQ प्राइवेट लिमिटेड का होल्डिंग है BC एंड KL इंडिविजुअली या साथ में? सर वो तो पता चलेगा PQ का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या है वो देखने के बाद. है ना? मेरा बात समझे? 90 एंड 70 मतलब 1,60,000 शेयर्स दोनों मिलके होल्ड करते हैं PQ में. सो पेड अप शेयर कैपिटल PQ 30 लाख शेयर है, मतलब 3 लाख में 1,60,000 मतलब होल्डिंग है. ठीक है. एनालाइज विथ रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वेदर PQ प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ BC प्राइवेट लिमिटेड. क्लियर है? तो आंसर क्या है ना? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर होल्ड करे मेजॉरिटी स्टेक तो वो भी मेरा क्या है? सब्सिडियरी है. व्हाट वुड बी योर आंसर इफ KL प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 1,60,000 शेयर्स इन PQ लिमिटेड? तब भी वही होता. BC अगर 0 होल्ड करता, KL सब्सिडियरी दूसरा कंपनी में जो होल्डिंग है सब्सिडियरी इज ऑल्सो अ सब्सिडियरी. बट लैंग्वेज ये ऐसे नहीं लिखना है. ये लैंग्वेज तुम्हारा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसे बोला. राइट? तो देखो लैंग्वेज कैसे लिखना है. लैंग्वेज जैसे लिखना है वो घर में देखना, बट आंसर मैं समझा लिया. चेन होल्डिंग उसको बोलते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. ABC लिमिटेड हैज अलॉटेड इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स टू XYZ लिमिटेड वर्थ 15 करोड़.
एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वर्थ 10 करोड़। ठीक है, तो देखो वोटिंग राइट्स वाला शेयर कितना, 15 करोड़, और प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या पता है, जो प्रेफरेंस शेयर्स फ्यूचर में रिडेम्पशन के टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में। इसको हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्यों हाइब्रिड? इट इज इक्विटी ऑल्सो प्रेफरेंस ऑल्सो। ओके, तो सर आफ्टर दैट टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ में 15 करोड़ कितना होता है, 15%। बट सर 15 करोड़ तो इक्विटी है और 10 करोड़ जो प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस तो इक्विटी नहीं होता है ना बेटा, वोटिंग राइट्स अभी नहीं है, कन्वर्टेबल है ना। पोटेंशियल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोलता है इसको, क्या बोलता है, पोटेंशियल इक्विटी, बिकॉज इट इज पोटेंट टू बिकम एन इक्विटी, नॉट येट एन इक्विटी। ओके, तो सर 15% में वो क्या एसोसिएट है? नहीं। वो क्या होल्डिंग है? नहीं। तो वही पूछा, कमेंट on whether XYZ would be called associate as per the provisions of Companies Act. Answer is no. Associate मतलब जिसका significant influence रहता है, जो 1/5 of voting rights यानी कि 20% at least hold करता है। Answer is no. But important note देके बोला कि convertible preference shares को अगर voting rights दिया जाता है तो 25% है, तो फिर हो सकता है। Alternative. Clear है? Okay. Explain the concept of corporate पर्दा। पता है ना, है कि नहीं? तो कॉर्पोरेट पर्दा समझा देना क्या है। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील जो हम लोग पढ़े थे, याद है ना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कब कब होता है, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू टैक्स, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन वर्कमैन, एंड टू फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरीज टू एक्ट एज एजेंट, एंड कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड। क्लियर है? फोर्ड तो एक कंपनी है, फ्रॉड। वेरी नाइस। ओके, नाउ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, क्वेश्चन तीसरा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 35 लाख एंड टर्नओवर ऑफ 2.5। सेक्शन 285 स्मॉल कंपनी का सवाल उठ रहा है, मेरा मन में आ गया। ठीक है, टर्नओवर एंड पीयूएससी याद है ना, पीयूएससी कितना, 4 करोड़ एंड टर्नओवर कितना, 40 करोड़। 4 और 40 याद रखो, ठीक है ना, 4 और 40। तो वही बोला है वेदर एबीसी स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, हाँ है ना, दोनों ही तो कम है, 35 और 2.5। ठीक है, तो यही है, एक्सेप्शंस लिख के डिफाइन करके, हाँ स्मॉल कंपनी है। क्लियर है? ओके, अब देखो ओपीसी वाला सवाल। बोला अनिल ओपीसी फॉर्म किया 16 अप्रैल 2018 को, पढ़ो, फॉर मैन्युफैक्चरिंग व्हाट, ईवी बनाएगा। द टर्नओवर ऑफ ओपीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2.25 करोड़। हिज फ्रेंड सुनील वांटेड टू इन्वेस्ट in OPC, so they decided to convert it voluntarily into private limited company. अब बताओ ये सवाल, voluntary conversion of OPC into a private limited मतलब खुद से voluntarily वो convert हो जाएगा। मैं बता दूं OPC convert हो सकता है private limited में, but voluntarily convert तभी हो सकता है कुछ compliances के बाद। ठीक है, कंप्लायंस जो है वो इस डेटा से नहीं है, कंप्लायंस है 2 साल एक्सपायर करना पड़ेगा, या 2 साल के पहले वो स्मॉल कंपनी का अधिक टर्नओवर हो जाता है, तो फिर उसको ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो वो यहां पे दिया नहीं। एक्सप्लेन द लिस्टेड कंपनी, क्वेश्चन 5, एन अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मतलब जिसका सिक्योरिटीज कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, नहीं है तो वो अनलिस्टेड है। माइक एलएलसी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, फॉरेन का कंपनी, हैविंग एन ऑफिस इन पुणे इन इंडिया। एनालाइज ये फॉरेन कंपनी है कि नहीं, तो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन एंड फिर बोलना है हाँ रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। क्वेश्चन 7 जल्दी, क्वेश्चन 7 बोल रहे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ आना लिमिटेड एम्पावर्स इट्स मैनेजिंग एजेंट्स टू बोरो लोन्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स बोलते हैं हाँ मेरा मैनेजिंग एजेंट लोन ले पाएगा कंपनी के बिहाफ में। मिसेस अनिका द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बोरोड 18 लाख इन द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम क्विक फाइनेंस लिमिटेड, और एक कंपनी एनबीएफसी कंपनी से एक डायरेक्टर ऑफ द कंपनी लोन ले लिया।
Later on, Arna Limited refused to repay the money borrowed on the pretext that no resolution authorizing such loan has been actually passed by the company and therefore company is not liable to pay such loan. याद है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? याद है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? कंपनी का अंदर क्या हुआ नहीं हुआ ये बाहर वाले का देखने का जिम्मेदार नहीं है, बाहर वाला वही बोलेगा, बट अंदर वाला कंपनी क्या बोलेगा? अल्ट्रा वायरस, दिस इज बियॉन्ड पावर ऑफ द कंपनी, है ना? यही तो डिबेट है. तो देखो, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट देके क्या बोला? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट देके बोला दस व्हाट हैपेंस इंटरनल टू अ कंपनी इज नॉट मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज. ये कैसे पता रहेगा पब्लिक को? इन द गिवन क्वेश्चन क्विक फाइनेंस लिमिटेड बीन एक्सटर्नल टू द कंपनी डिड नॉट इंक्वायर वेदर नेसेसरी रेजोल्यूशन वाज पास्ड और नॉट. क्लियर है? क्लियर है? यही है. अब देखो उसके बाद ही क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस. तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस मतलब क्या? अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स पावर. ये मैं पढ़ाया था एग्जैक्ट हुबहू सेम डायरेक्ट क्वेश्चन है. आखिरी क्वेश्चन, आखिरी दो क्वेश्चन है 9 and 10. 9 पढ़ो, 9 पढ़ के तुम लोग बताओ. मिस्टर आर एन इंडियन सिटीजन एंड हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 130 days है. बोलो बोलो, ओपीसी में क्या रिक्वायरमेंट था? ओपीसी करने के लिए द पर्सन हैज टू स्टे 120 days और मोर. तो 130 कर लिया. तो बोला कि मिस्टर आर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में इतना किया एंड उसका नॉमिनी जो है एक फॉरेन सिटीजन है. तो एक तो होना पड़ेगा इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन एंड 120 days. याद है? तो ये नॉमिनी तो गलत हो गया. ठीक है, ठीक है. तो देखो नॉमिनी बोल दिया फॉरेन सिटीजन है. फिर बोला इज मिस्टर आर एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी? आंसर इज यस. इफ यस, कैन ही गिव द नेम ऑफ मिस्टर एस इन एमओए एज हिज नॉमिनी? नो. तो वही लिखा है कि मिस्टर एस एस नेम इज मेंशन्ड इन द एमओए एज नॉमिनी. हिज स्टे इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर इज मोर देन 120. ही इज अ फॉरेन सिटीजन एंड नॉट एन इंडियन सिटीजन. हेंस एस एस नेम कैन नॉट बी गिवन इन नॉमिनी. क्लियर है? पढ़ो. नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है. शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड क्या है? शेयर कैपिटल 10 crore है इन द फॉर्म ऑफ 10 लाख शेयर्स ऑफ सॉइच. नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड 5,05,000 शेयर्स शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड में होल्ड करते हैं. मतलब नरेंद्र मोटर्स क्या है? पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक. शाह ऑटो क्या है? प्राइवेट. पब्लिक लिमिटेड क्या है? शाह ऑटो का होल्डिंग है. ठीक है. शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड क्लेम द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोटर्स क्या है? गवर्नमेंट कंपनी भी है. एडवाइस लीगल एडवाइजर वेदर शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी. तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कंपनी कौन है पहले वो डेफिनेशन दोगे. और गवर्नमेंट कंपनी अगर तुम्हारा 50% या मोर होल्ड करे तो तुम भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाओगे इन इफेक्ट. क्योंकि इफ योर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड स्टेट, सेंट्रल और एनी गवर्नमेंट कंपनी, देन यू बिकम. हाँ, तो वर्च्यू ऑफ दिस, सिंस इट्स अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, इट इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी. क्लियर है? दोनों गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट कंपनी है सर. ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज द फंडा. आज का लॉ रिविजन खत्म होता है. बीसीआर मैं दिखाऊंगा. ओके गाइस, लेट अस क्विकली डू अ रिविजन ऑन बीसीआर. पहला बात, बीसीआर का क्लासेस का रिकॉर्डिंग दिया हुआ था, है, सब मिल गया. अच्छे से देखिए, ऐसे देखिए कि आपको पूरा समझ में आ जाए क्लास में ही, और उसके बाद प्रैक्टिस कर लो एक एक चैप्टर, फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ठीक है. अब बीसीआर में जो रिवीजन क्लास का नोट्स है उसमें आप क्या दिए उसको पहले दिखा दूं. कॉम्प्रिहेंशन कितना दिए सर? कॉम्प्रिहेंशन देखो 4. प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट एंड आर्टिकल राइटिंग 4.
सर 5 क्यों कर दिए? किया ईमेल या लेटर राइटिंग, रिज्यूम या जॉब राइटिंग, समरी एंड नोट्स, नोट मेकिंग इसका पूरा नाम होना चाहिए था, तो लिख लो समरी एंड नोट मेकिंग। एंड फिर कम्युनिकेशन का सारा सवाल, कितना सवाल है? 12, 13, 15 क्वेश्चंस ऑन कम्युनिकेशन, 16। एंड इसके साथ सर ग्रामर नहीं दिया? नहीं, ग्रामर नहीं दिया। ग्रामर छोड़ के मतलब वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, वो क्या दूं? वो एग्जॉस्टिव नहीं है। बट ये क्या एग्जॉस्टिव है? अगर देखो ये सारा कुछ है ग्रामर छोड़ के। सर ये क्या है? पास्ट पेपर्स ही है मान लो, इसके साथ क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो? आरटीपी, रिविजनरी टेस्ट पेपर, और उसके साथ एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो? घर में जी तोड़ मेहनत। तो इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते